गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे आप सबकी? बेटा मैं CS अमित वोरा आज आपको आया हूं पढ़ाने के लिए चैप्टर जिसका नाम है डॉर्मेंट कंपनी, या इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 455 कंपनी, या हम इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। तीन नाम बोलते हैं बच्चे, डॉर्मेंट कंपनी, सेक्शन 455 कंपनी या इनएक्टिव कंपनी। बच्चे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि CA फाइनल में, CMA फाइनल में, CS एग्जीक्यूटिव में, इन सब में इसको एक चैप्टर की तरह ट्रीट किया गया है। ये कोई काइंड्स ऑफ कंपनी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, इसको फुल फ्लेज चैप्टर की तरह CA, CS और CMA इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। तो कहने का मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट बच्चे? तो आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज डॉर्मेंट कंपनी। देखिए बच्चे, जब हम बात करते हैं बेटा डॉर्मेंट कंपनी की, मैंने कहा हमारी क्लास का जो आज का टॉपिक है इसका नाम है डॉर्मेंट कंपनी। राइट बच्चे, जो डॉर्मेंट कंपनी है ये सेक्शन 455 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है बच्चे? और इसको डॉर्मेंट कंपनी हमारे इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, ICSI, ICAI, ICWI, ये सब इसको डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको इनएक्टिव कंपनी के नाम से जानती है। इनएक्टिव कंपनी। बच्चे ध्यान से देखते हैं प्लीज, ये मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हमारे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स ने इसको पूरा का पूरा चैप्टर बना के हमारे कोर्स में डाला हुआ है। राइट? तो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक डॉर्मेंट कंपनी। सुनिएगा बच्चे ध्यान से प्लीज। आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि अगर आप मेरे साथ रहते हो नेक्स्ट 1.5 आवर्स, दैट इज 90 to 100 मिनट्स, तो ट्रस्ट मी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा विद रूल्स, एंड ट्रस्ट मी ये आपको टिप्स में याद हो जाएगा। राइट? अगर इस लेक्चर के बाद आपसे कोई पूछे डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है, तो यू कैन एक्सप्लेन सच पर्सन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डॉर्मेंट कंपनी। राइट बच्चे? तो शैल वी बिगिन? यस। देखिए बच्चे, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉर्मेंट कंपनी की। बेटा देखिएगा ध्यान से, डॉर्मेंट कंपनी क्या है? डॉर्मेंट कंपनी एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। डॉर्मेंट कंपनी एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तो हम सॉल्यूशन क्या है वो इजीली समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब डॉर्मेंट कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें वो प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी जो होती थी, और जब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो डॉर्मेंट कंपनी आया तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो कहने का मतलब बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ डॉर्मेंट कंपनी हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि सर वो प्रॉब्लम क्या थी। राइट? बड़े ध्यान से समझते हैं बेटा। देखिएगा, पहली बात, पुराने कंपनीज एक्ट में डॉर्मेंट कंपनी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये चीज याद रखिएगा। कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो दूर दूर तक डॉर्मेंट कंपनी के बारे में बात नहीं करता था। दूसरी चीज, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमने ना कभी डॉर्मेंट पार्टनर पढ़ा है, डॉर्मेंट एजेंट पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में डॉर्मेंट का मतलब हम स्लीपिंग मानते हैं। तो डॉर्मेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी। राइट? बच्चे ऐसे बोलते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन कंपनी लॉ इसको स्लीपिंग कंपनी नहीं बोलता, कंपनी लॉ इसको इनएक्टिव कंपनी बोलता है। अब समझते हैं बेटा इसकी प्रॉब्लम क्या थी पहले, जिसका सॉल्यूशन आया डॉर्मेंट कंपनी। सुनिए बच्चे, होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बनाई जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फॉर्म की जाती है, लेकिन जो कंपनी हमने फॉर्म की हम अभी उसका कोई बिजनेस नहीं करना चाह रहे। हमने कोई कंपनी फॉर्म करी, क्यों करी? कोई एसेट को होल्ड करने के लिए। हमने कोई कंपनी फॉर्म करी फ्यूचर में प्रोजेक्ट लगाने के लिए। हमने कोई कंपनी फॉर्म करी जिसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, पेटेंट रजिस्टर कराना है, कॉपीराइट रजिस्टर कराना है। इसका मतलब हमने कोई नई कंपनी फॉर्म करी, रजिस्टर करी, नॉट विद एन इंटेंशन टू स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली। हमारी इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है बेटा। हमारी इंटेंशन है कि अभी हम इसके नाम पे जमीन होल्ड करेंगे, अभी हम इसके नाम पे कोई एसेट होल्ड करेंगे, या इसके नाम पे कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उसकी इंटेंशन के साथ आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद काम शुरू करेंगे, उस इंटेंशन के साथ हमने कोई कंपनी फॉर्म करी।
तो आरओसी कहता है कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी फॉर्म कर रहे हो जिसपे आप इमीडिएटली काम नहीं करना चाह रहे, तो आप प्लीज मुझे बताइए। अगर आप आरओसी को नहीं बताओगे तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी उसको अपने आप ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा, उसका नाम डिलीट कर देगा, रिमूवल ऑफ नेम्स। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे सेक्शन 248 से लेके 252 होता है जिसको आप स्ट्राइक ऑफ बोलते हो। आरओसी कई बोगस कंपनीज का नाम काट देता है, दैट इज स्ट्राइक ऑफ। तो कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी आपने फॉर्म की है और आप कोई नया बिजनेस अभी नहीं करना चाह रहे, विद इन नियर फ्यूचर आप थोड़ा सा टाइम के बाद करना चाह रहे हो, तो इससे पहले कि आरओसी आपकी कंपनी को बोगस कंपनी मान के, डिफंक्ट कंपनी मान के डिलीट कर दे, उसका नाम रिमूव कर दे, इट इज बेटर कि आप खुद आरओसी को बताओ कि देख भाई हमने कंपनी फॉर्म करी है, लेकिन हमारी ये इंटेंशन है, हम इसके साथ इतने साल बाद काम करना चाह रहे हैं, तो प्लीज तब तक आप हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। तो कल को जब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आप हमें दोबारा से डोरमेंट एक्टिव कंपनी बना देना। राइट बच्चे, तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनिए। अगर कोई भी कंपनी फॉर्म होती है लेकिन वो कंपनी इमीडिएट प्रोजेक्ट या इमीडिएट बिजनेस के लिए फॉर्म नहीं हो रही, वो फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म हो रही है, फिलहाल किसी एसेट को होल्ड करने के लिए फॉर्म हो रही है, या उसके नाम पे कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट करवाना है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और हमारी इंटेंशन क्या है, हम कोई भी, लॉ की लैंग्वेज सुनिए, हम कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, हमने पहले भी नहीं की। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो, और कल को जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम आरओसी को बताएंगे कि जी हमने अब काम शुरू कर दिया है, तो यस अब आप हमें एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर दो। तो कहने का मतलब अगर अमित वोरा ने 1 जनवरी 2019 को कंपनी फॉर्म की, तो 1 जनवरी 2019 को कंपनी फॉर्म होते ही मैंने अगर काम नहीं करना तो मैं आरओसी को क्या बोलूंगा, मुझे डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। से मैंने 2022 में काम शुरू किया, तो उस केस में मुझे काम शुरू करने से पहले आरओसी को बताना पड़ेगा कि सर मैंने आपको 3 साल पहले या 4 साल पहले डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई किया था, इनएक्टिव के लिए अप्लाई किया था, बट नाउ आई वांट टू बिकम एक्टिव कंपनी, नाउ आई वांट टू स्टार्ट ऑफ माय कमर्शियल प्रोडक्शन, तो प्लीज आप मुझे एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दीजिए। राइट बच्चे, लेकिन सर हम कैसे अप्लाई करेंगे, सर कौन से फॉर्म में अप्लाई करेंगे, सर आरओसी हमें कौन से फॉर्म में जवाब देगा, सर हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आरओसी को इनएक्टिव कंपनी बनने के लिए, कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे दोबारा एक्टिव कंपनी बनने के लिए, सर जब हम इनएक्टिव या डोरमेंट कंपनी हो गए क्या उसके बाद हम पे कोई लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हमें कोई एग्जम्पशंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो सारी की सारी चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। राइट बच्चे, तो मेरे साथ साथ लिखेंगे, समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं बेसिक से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन टू डोरमेंट कंपनी, इंट्रोडक्शन टू डोरमेंट कंपनी। आप मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखेंगे, समझेंगे बेटा। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एक रजिस्टर में नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर के, और आपको पूरा बाद में आपको बुक, मॉड्यूल, बेयरैक कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आप मॉड्यूल भी मत हाथ लगाइए। आईसीएसआई की बुक जो मैं कह रहा हूं वो मॉड्यूल वो नहीं, मेरी भी बुक आप हाथ मत लगाइए और बेयरैक भी हाथ मत लगाइए। आई कैन अश्योर यू ये रजिस्टर जो है ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा जो नोट्स आप बना रहे हो। राइट, देखिए सबसे पहली चीज बेटा याद रखिएगा कि सेक्शन 455 जो कि डोरमेंट कंपनी का है, ये सेक्शन नोटिफाई हुआ था ऑन 26 मार्च 2014। आपको इतना पता होना चाहिए बेटा कि पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस खत्म हुए और नया कंपनीज एक्ट आया, तो नए कंपनीज एक्ट ने पुराने वाले को एकदम से रिप्लेस नहीं किया, नए कंपनीज एक्ट ने धीरे धीरे पुराने एक्ट को रिप्लेस किया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नया कंपनीज एक्ट बिट्स एंड पार्ट्स में एप्लीकेबल हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो मतलब अगर हम बात करें, हमें पता है कि नया कंपनीज एक्ट सितंबर 2013 में आया था, राइट, लेकिन ये वाला सेक्शन डोरमेंट कंपनी का सेक्शन कब आया था, 26 मार्च 2014 को। राइट बच्चे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये स्केलेटन अप्रोच पे बना हुआ है। बच्चे अगर किसी को नहीं पता स्केलेटन अप्रोच, पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा। देखिए, स्केलेटन अप्रोच का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट, लॉ जिसमें एक्ट भी हो और रूल्स भी हो, उसको बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच।
अगर आपको याद हो, कभी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, तो उसमें सिर्फ एक्ट था, रूल्स नहीं थे। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने कंपनीज एक्ट के स्टार्टिंग का एमओ, एओए वगैरह पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, तो इसका मतलब वो स्केलेटन अप्रोच है। तो कोई भी लॉ जब एक्ट और रूल्स दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, सच लॉ इज नोन एज स्केलेटन लॉ, राइट। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं कंपनीज एक्ट स्केलेटन अप्रोच पे बेस्ड है। इसका मतलब इसमें जितने भी एक्ट है, सेक्शंस है, सेक्शंस के साथ साथ आपको रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और इतना आप जानते हो कि जब भी कोई सेक्शन नोटिफाई होगा, इसका मतलब उसके रूल्स भी बने होंगे। तो सर डोरमेंट कंपनी के जो रूल्स है उनका नाम था कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। क्लियर है बच्चे। और ये इफेक्टिव, ये नोटिफाई हुए थे ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्ट जब बना, उसके बाद ये सेक्शन कब आया सर? 26 मार्च 2014 को आया, 2014 को। रूल्स कब से आए? रूल्स आए सर 31 मार्च 2014 से। रूल्स का नाम क्या था? कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। और याद रखिएगा, ये सेक्शन इफेक्टिव कब से हुआ था बच्चे? ये सेक्शन हमारा इफेक्टिव हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2014 से। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 1 अप्रैल 2014 से पहले डोरमेंट कंपनी नाम की कोई चीज नहीं थी। 1 अप्रैल 2014 को डोरमेंट कंपनी नाम का चीज पहली बार इंडियन लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज की गई। राइट बच्चे, क्लियर है? तो हम लोगों को बेसिक समझ आ गया इसका। सर हमारे टॉपिक का नाम क्या है? डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी से रिलेटेड जो याद रखने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, वो 3 है। सेक्शन कौन सा है? 455। कब नोटिफाई हुआ था? 26 मार्च 2014 को। दूसरी चीज सर, इसके रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ये कब नोटिफाई हुए थे? 31 मार्च 2014 को। और सर ये सेक्शन इफेक्टिव कब हुआ रूल्स के साथ? सर ये सेक्शन इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2014 से। राइट, क्लियर है? और बेसिक समझ आ गया कि सर अगर पहले पुराने एक्ट में अगर आप कंपनी बना के फ्यूचर में काम करना चाहते हो, फॉर द टाइम बिंग अगर आप काम नहीं करना चाहते तो कोई प्रोविजन नहीं था। अगर आप ऐसा करते थे तो आरओसी आपकी कंपनी का नाम काट देता था, स्ट्राइक ऑफ कर देता था। वो कहता था कंपनी बनाई है, काम करनी रहे, बोगस कंपनी है। लेकिन अगर आज के टाइम में आप काम नहीं करना चाहते, कंपनी बनाते इमीडिएटली आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप चाहते हो कंपनी बनी है, मैं पहले 2 साल होमवर्क करूं, कंपनी के नाम पे एसेट परचेज करूं, मैं 2 सालों तक कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट करवाऊं, उसके बाद मैं कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करूंगा। तो यस, नाउ अ डेज इट इज वेरी वेल पॉसिबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को फॉर्म होते ही, जैसे आप इनकॉर्पोरेट हुआ, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि भाई अगले इतने सालों तक हमारी काम करने की कोई मंशा, कोई इंटेंशन नहीं है और आप प्लीज हमें इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। जब हम दोबारा से काम करेंगे तो हम एक्टिव कंपनी का स्टेटस आपसे दोबारा ले लेंगे। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, प्लीज ऑल ऑफ यू, एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि अगर हम बात करते हैं सीए फाइनल में अब एमसीक्यूज आने लगे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सीएमए में भी आते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर सकती है? एक कंपनी मैक्सिमम हाउ मेनी ईयर्स तक, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द कंपनी कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी? मेरे बच्चे आंसर है 5 ईयर्स। कोई भी कंपनी 5 साल से ज्यादा तक डोरमेंट कंपनी नहीं रह सकती, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स तक रह सकती है। मतलब जब आप आरओसी को अप्लाई करोगे इनएक्टिव कंपनी के स्टेटस के लिए, तो इनएक्टिव से दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा आपको मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स के अंदर। याद रहेगी बच्चे ये बात? क्लियर है सबको? चले आगे, मैं लिखवाऊंगा बेटा, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। आई लेट यू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद मी, राइट? तो देखिए क्या कहता है, लिखेंगे बच्चे मेरे साथ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सुनिएगा। आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू राइट डाउन। सुनिए, मैं कह रहा हूं कोई भी कंपनी, एक कंपनी है, इस कंपनी का इंटेंशन क्या है? ये कंपनी क्या चाहती है? देखिए, ये कंपनी चाहती है कि हम फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कंपनी बनी है लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे, फ्यूचर में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। या कंपनी कोई आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करना चाह रही है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब बच्चे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिजाइन भी इसी के अंदर आता है बेटा। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या इनकॉर्पोरियल एसेट्स भी बोलते हैं। अच्छी लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल एसेट्स। फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो इनकॉर्पोरियल एसेट्स। तो सर अगर कोई कंपनी फ्यूचर के प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, अभी नहीं करना चाहती, हम कंपनी बनाना चाहते हैं लेकिन हम अभी प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना चाहते हैं, फ्यूचर में करेंगे, या हम कोई आईपीआर वगैरह होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कंपनी बना के ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं, सिर्फ अपनी कंपनी बना के टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी कंपनी बनाई हमने म्यूजिक की या हमने बनाई अपनी आर्टिस्टिक नेचर की, तो हम अपनी चीज को कॉपीराइट करवाना चाहते हैं, राइट। या हमने कोई नई गाड़ी का मॉडल बनाया, कोई वॉचेस बनाई, तो हम उसको डिजाइन करवाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी कंपनी अभी कोई काम नहीं करना चाह रही इमीडिएटली, सिर्फ बना के प्रोजेक्ट है फ्यूचर का उसको प्लान करना चाह रही है, या अपने नाम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट अपने नाम पर लेना चाह रही है, राइट बच्चे। अब सुनिए ध्यान से, या कहता जी हमारी कंपनी और क्या करना चाह रही है, किसी एसेट को होल्ड करना चाह रही है। हमारी कंपनी अपने नाम पे किसी एसेट को होल्ड करना चाह रही है। तो तीन चीजें याद रखेगा, लॉ में क्या बोला हुआ है। लॉ में बोला हुआ है कि अगर कोई कंपनी फ्यूचर में प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है, आईपीआर होल्ड करना चाह रही है, अपने नाम पे रजिस्टर कराना चाह रही है, या किसी एसेट को होल्ड करना चाह रही है, राइट। प्लस इधर देखिए ध्यान से, एंड नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। लॉ की लैंग्वेज देखिएगा बेटा, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 financial years, in immediately preceding 2 financial years। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चे आप, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कंपनी को फॉर्म करते हो और कंपनी फॉर्म करने के बाद आप उसको इमीडिएटली डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस देना चाहो तो दे सकते हो, या मान लो मेरी कंपनी है वो पिछले 10 सालों से काम कर रही है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, अमित वोरा की एक कंपनी है जो अमित वोरा ने सन 2000 में बनाई थी, अब चल रहा है 2018 एंड या 2019 बिगिनिंग, जो मर्जी कह लो। तो अब आज के टाइम में 18 सालों तक मेरी कंपनी ने बिजनेस किया, अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी जो है वो डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि नई कंपनी ही डॉर्मेंट में कन्वर्ट होगी। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसने लास्ट 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, बेटा हमारा वर्ड क्या है, कंपनी विच हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग लॉ में गिवन है। तो कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी काम नहीं कर रही है और 2 सालों में, पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो आपकी जो कंपनी है बेटा वो आरओसी को अप्लाई कर सकती है। तो आपकी कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन देगी और आरओसी को बोलेगी कि प्लीज आप हमें डॉर्मेंट कंपनी बना दीजिए, एप्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी। राइट बच्चे। सर वो एप्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी कैसे देगी, सर वो डॉर्मेंट कंपनी कितने दिनों में बनेगी, कौन सा फॉर्म होगा, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमको एक चीज समझ आया कि अगर कोई भी कंपनी आरओसी के पास डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए जाना चाहती है तो सर ऐसा नहीं होगा कि सीधा कंपनी डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए आरओसी के पास चलेगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी कंपनी जो है वो अभी कोई बिजनेस नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाह रही, वो क्या करना चाह रही है, कोई एसेट को होल्ड करना चाह रही है, कोई आईपीआर को होल्ड करना चाह रही है, या कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है। प्लस लास्ट 2 इयर्स में हमारी कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी। ये लास्ट 2 इयर्स वाला प्रोविजन किसके लिए, जो पहले से कंपनी चलती हुई आ रही है, अगर वो भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहे बेटा तो यस ले सकती है। इतनी बात समझ आई हमें।
डन। और हम क्या करेंगे इस केस में, आरओसी को अप्लाई करेंगे और आरओसी हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। डन बच्चे। अभी हमें एक चीज समझ नहीं आई कि सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों में कोई नहीं होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है, वो बच्चे अभी हम पढ़ेंगे। डन, क्लियर है? तो फटाफट से मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करते हैं बेटा जितना हमने पढ़ा। पहली बात, टॉपिक का नाम क्या है, डोरमेंट कंपनी। दूसरा नाम क्या है, इनएक्टिव कंपनी। कौन से सेक्शन में है, 455 में। सर डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी होती है जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या ऐसी कंपनी होती है जो अभी सिर्फ एसेट्स या आईपीआर अपने नाम पे होल्ड कर रही है, प्लस अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसने पिछले 2 सालों में कोई भी ट्रांजैक्शन ना करी हो, कौन सी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो, तो ऐसी कंपनी ही एलिजिबल है आरओसी से डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई कि डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस 5 साल तक के लिए एंजॉय किया जा सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। मतलब जब आपने आरओसी को इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी के लिए बोला, आरओसी ने आपको रजिस्टर किया एज इनएक्टिव कंपनी, तो 5 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से एक्टिव होना पड़ेगा। राइट बच्चे, चले आगे। अब देखिए क्या कहता है। अब हम यहां पर बात करते हैं बेटा, देखिएगा, अब हम यहां पर बात करते हैं मीनिंग की। देखिए मीनिंग जिसको लॉ में एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया गया बेटा, देखिएगा हमारे कोर्स में यहां पर हमें 2 चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए बेटा वो रेलेवेंट टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है इनएक्टिव कंपनी, एंड दूसरा आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, पहला आता है इनएक्टिव कंपनी, दूसरा आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। राइट, देखिए इनएक्टिव कंपनी के बारे में बेटा लॉ में क्या लिखा गया, देखिए लॉ कहता है इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी, देखिए कहता है इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विद नो बिजनेस ऑपरेशंस। ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं कर रही, ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं कर रही, वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। राइट बच्चे। या दूसरी चीज कहता है, सेकंड चीज कहता है ऐसी कंपनी जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग, और आई कैन से लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। बच्चे इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, तो अगर आती है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सर इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस ऑपरेशंस, और इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विच हैज नॉट डन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। या लास्ट में कहता है ऐसी कंपनी इनएक्टिव कंपनी होती है जिसने फाइल नहीं किया आरओसी को, नॉट फाइल्ड एओसी 4 एंड एमजीटी 7 to ROC for last 2 financial years, immediately preceding 2 financial years। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। देखिए मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए बेटा। अगर आपकी कंपनी ने, इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं करती वो इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। ये बात तो हमें समझ आया। या ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, वो भी इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये जो थर्ड क्लॉज है, ये जो एओसी 4 और एमजीटी 7 वाली बात है, ये क्या है, मेरी बात सुनिएगा बेटा। एओसी 4 एंड एमजीटी 7 वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, देखिए अगर आपको पता हो तो 31 मार्च को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है बेटा।
31 मार्च को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। आपको सबको पता होगा, अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग कभी पढ़ा हो, कि हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर यानी कि 30 सितंबर तक एजीएम करनी पड़ती है बच्चे। और ये वाली बात कहां लिखी गई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 96 में लिखी है, जो एजीएम की बात करता है। राइट बच्चे, पता है हम सबको। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूं तो हमें पता है कि एवरी कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कन्वीन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप टू 30th ऑफ सितंबर, ऑन और बिफोर 30th ऑफ सितंबर। राइट, 30 सितंबर तक कंपनी की एजीएम हो जानी चाहिए। और आप सबको पता होगा, जब कंपनी की एजीएम होती है तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी आरओसी को अपने अकाउंट्स देती है, जिनका नाम होता है, जिसका फॉर्म होता है एओसी 4। हर कंपनी को एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एओसी 4 फाइल करना पड़ता है बेटा। और साथ में एमजीटी 7 जाता है विद इन 60 डेज टू आरओसी। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हैं बेटा। मैं अभी बात कर रहा हूं ये एओसी 4 और एमजीटी 7 की। ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज इधर देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड। सर, इस एक्स लिमिटेड की एजीएम हुई ऑन 30th ऑफ सितंबर। तो लॉ कहता है कि जो एक्स लिमिटेड है ये आरओसी को एनुअल कंप्लायंसेस करेगी, ये आरओसी को कुछ चीजें फाइल करेगी। देखिएगा बेटा ध्यान से, हर कंपनी की ड्यूटी है कि वो आरओसी को हर साल 2 चीजें फाइल करेगी। सुनिए बेटा, कौन कौन सी चीजें हैं? सर, एक है सेक्शन नंबर 137 के हिसाब से एनुअल अकाउंट्स। सर, ये जो एनुअल अकाउंट्स है ये कौन से फॉर्म में जाते हैं? सर, ये एनुअल अकाउंट्स एओसी 4 में जाते हैं। और सर, ये कब जाते हैं? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। जिस दिन आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई बच्चे, वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी कंपनी आरओसी को एओसी 4 फाइल करती है। क्लियर है ये बात? आई रिपीट, हर कंपनी की ड्यूटी है कि हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी एजीएम होते ही 30 डेज में आरओसी को अकाउंट फाइल करने हैं। कौन से फॉर्म में करने हैं? एओसी 4 में करने हैं। किस कंपनी को करने हैं? सारी कंपनीज को करने हैं। कितने दिनों में करने हैं? 30 डेज में करने हैं। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? 137 में लिखी है। राइट, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा बेटा, हमारी कंपनी को एक और चीज करनी पड़ती है जो लिखी है सेक्शन 92 में। सेक्शन 92 कहता है कि हमारी कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है आरओसी को, एनुअल रिटर्न, जिसका फॉर्म होता है बेटा एमजीटी 7। और ये जाती है बेटा विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देयर आर 2 पीरियोडिक कंप्लायंसेस कह सकते हो, या 2 एनुअल कंप्लायंसेस कह सकते हो बेटा, जो हर कंपनी को आरओसी को फाइल करना है। और जो भी कंपनी आरओसी को फाइल करेगी, 2 चीजें कौन कौन सी है? एओसी 4 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम एंड एमजीटी 7 विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। ये दोनों की दोनों चीजें एंड है बेटा, दोनों की दोनों चीजें फाइल करना जरूरी है। अगर आपने नहीं करी तो हम इसको डिफॉल्ट इन एनुअल कंप्लायंसेस मानते हैं। याद रहेगा बच्चे, ये दोनों की दोनों चीजें हमें आरओसी को फाइल करनी पड़ेंगी। क्लियर है बच्चे? इतनी बात हमें समझ आती है। अब सुनिए, जब हमने ये दोनों की दोनों चीजें आरओसी को फाइल नहीं की, अब सुनिए ध्यान से, कहता है अगर हमने ये दोनों चीजें एनुअल कंप्लायंसेस आरओसी को नहीं दिए, देखिए नॉट फाइल्ड एओसी 4 एंड एमजीटी 7 टू आरओसी फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो भी हमारी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी हो सकती है। इसका मतलब समझिए बेटा आप, ये पहले जो 2 केसेस है, इस केस में कंपनी चाह रही है कि मुझे डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए। पहले 2 केसेस में बेटा कंपनी चाह रही है कि हमें इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाए, जबकि 3rd केस में आरओसी खुद अपनी मर्जी से आपको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। तो कहने का मतलब ये कि डॉर्मेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी आपके इनिशिएटिव पे भी हो सकती है। कंपनी खुद चाहती है मुझे इनएक्टिव का स्टेटस मिल जाए तो मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी ने 2 सालों तक एनुअल कंप्लायंसेस नहीं किए तो बेटा आरओसी भी आपको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। तो कहने का मतलब अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, कि डॉर्मेंट कंपनी 2 तरीके से बन सकते हो आप। डॉर्मेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस आप 2 तरीके से ले सकते हो बेटा। पहली चीज क्या है? पहली चीज है ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी टू आरओसी, ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी टू
आरओसी। सर कंपनी ने आरओसी को एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन दी कि आप हमें डोरमेंट कंपनी बना दीजिए, या दूसरी चीज क्या है, एट इनिशिएटिव ऑफ आरओसी, एट इनिशिएटिव ऑफ आरओसी। इसको आप सुओ मोटू भी बोल सकते हो कि आरओसी ने अपनी मर्जी से आपको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दिया, लेकिन आरओसी अपनी मर्जी कब चलाएगा, वही जब आपने एओसी 4 फाइल नहीं किया एंड एमजीटी 7 फाइल नहीं किया। कब तक नहीं किया आपने दोनों फॉर्म्स फाइल, इधर देखिएगा बेटा ध्यान से। हाँ जी बेटा, जब आपने एओसी 4 और एमजीटी 7 दोनों के दोनों 2 सालों तक लगातार फाइल नहीं किए, तो आरओसी भी अपनी मर्जी से आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। राइट बच्चे, यहां तक हमें बात समझ आई, क्लियर है सबको। तो अगर हमें इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन आती है तो हम क्या बोलेंगे, सर इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस नहीं कर रही है, या जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, या जिसने पिछले 2 सालों में आरओसी को एमजीटी 7 एंड एओसी 4 फाइल नहीं किया। थर्ड केस में आरओसी अपनी मर्जी से डोरमेंट बनाएगा, बाकी दोनों केसेस, पहले 2 केसेस में आप आरओसी के पास जाओगे और बोलोगे हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दे। राइट बच्चे, क्लियर है सबको। क्विकली रिवाइज करते हैं विद इन अ मिनट। सबसे पहली चीज, टॉपिक का नाम डोरमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 455। दूसरा नाम इनएक्टिव कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, लगाना चाहती है, प्रेजेंट में एसेट्स होल्ड करना चाहती है, आईपीआर अपने नाम पे होल्ड करना चाहती है। ऐसी कंपनी आरओसी को अप्लाई करेगी इनएक्टिव कंपनी के स्टेटस के लिए। 5 साल तक ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स आफ्टर 5 ईयर्स आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। इसके बाद हमने कहा सर इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, एक है इनएक्टिव कंपनी की, दूसरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। पहले हम इनएक्टिव कंपनी की बात कर रहे थे, जो बिजनेस नहीं कर रही वो इनएक्टिव कंपनी है, या जिसने पिछले 2 सालों में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया वो भी इनएक्टिव कंपनी हो सकती है, या जिस कंपनी ने पिछले 2 सालों में एनुअल कंप्लायंसेस नहीं किए, मतलब आरओसी को एजीएम से 30 डेज में एओसी 4 एंड एजीएम से 60 डेज में एमजीटी 7 फाइल नहीं किया, ऐसी कंपनी को आरओसी अपनी मर्जी से डोरमेंट कंपनी बना सकता है। तो इसका मतलब हमें 2 बातें समझ आ गई कि डोरमेंट कंपनी के कहने पे भी स्टेटस मिल सकता है, या आरओसी के कहने पे भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। डन बच्चे, चलें आगे। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करते हैं बेटा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। देखिए, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है बेटा, ये मीनिंग अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि देखो लॉ क्या कह रहा है, अगर आपने आरओसी को डोरमेंट कंपनी का एप्लीकेशन देनी है और आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो, तो आपने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो। देखिए अगर आप ऊपर जाएंगे जहां पर मैंने आपको लिखवाया, इसमें देखिए हमने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा था, ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए कोई भी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या आईपीआर होल्ड करती है या एसेट्स होल्ड करती है, प्लस देखिए यहां प्लस है बेटा, एंड है, एंड मतलब ये मैंडेटरी कंडीशन है, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चलती हुई कंपनी के लिए जरूरी क्या है, पिछले 2 सालों में उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो, तो ही वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। क्लियर है ये बात, चले आगे। अब देखिए, तो हमारे लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखिए बेटा ये क्या बोलता है, कहता है सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन अदर देन, कहता है देखिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हो इन चारों के अलावा, हमारे लॉ में बेटा 4 चीजें दी गई हैं, कहता है ये 4 चीजें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएंगी। अगर आप इन चारों के अलावा कुछ भी करोगे तो यस वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। राइट, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हैं तो जो 4 चीजें अभी हम पढ़ने लगे, इन चारों के अलावा हम कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन चारों के अलावा हमने कोई और ट्रांजैक्शन की बेटा तो फिर वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो जाएगी, सिग्निफिकेंट, और फिर हमें डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। राइट बच्चे, क्लियर है सबको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें इन चारों में से कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन चारों के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। देखिए कहता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है इन चारों के अलावा कोई भी, तो मैं ये कह सकता हूं जो चारों हम पढ़ने लगे अभी, ये कौन सी है, इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखिए
कहते हैं सर अगर आपको अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा पानी लग रहा है तो पेमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीमाइसेस ले रखा है, एसेट ले रखी है, हमने कहा था ना होल्डिंग ऑफ एसेट्स, आपने एक प्लॉट ले रखा है, उस प्लॉट की रखवाली के लिए एक आपने वहां पर एक गार्ड रख रखा है, तो वो जो गार्ड है वो आपने रख रखा है, उसको आप छोटी मोटी जो सैलरी देते हो वो ऑफिस को एसेट को मेंटेन करने के लिए, तो कहता है वो इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ प्लॉट या फैक्ट्री है, खाली फैक्ट्री पे एक गेट कीपर या गार्ड लगा रखा है, राइट। दूसरी चीज कहता है फीस टू आरओसी, आप आरओसी को कोई फीस पे कर रहे हो। सर आरओसी को कौन सी फी पे कर रहे हो, सुनिएगा बेटा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है, देखिए आपकी जो कंपनी है उसने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, डन। अब आप बिजनेस तो नहीं कर रहे, लेकिन मान लो आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर की डेथ हो गई, वो चला गया, उसकी जगह नया डायरेक्टर आ गया, तो आरओसी को DIR 12 तो फाइल करोगे। DIR 12 किसका होता है, पुराने डायरेक्टर के जाने का और नए डायरेक्टर के आने का। तो जो आप DIR 12 फाइल करोगे बेटा उसकी फीस तो आरओसी को जाएगी। तो कहने का मतलब जो भी आप फाइलिंग वगैरह कर रहे हो छोटी मोटी, आरओसी को जो फीस पे कर रहे हो वो भी कहता है सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। तो पहला क्या हो गया, ऑफिस मेंटेन करने का खर्चा। दूसरा क्या हो गया, जो भी आप आरओसी को ऑनलाइन फीस पे कर रहे हो। इसके अलावा कहता है पेमेंट टू कंप्लाई एक्ट, पेमेंट टू कंप्लाई एक्ट। अब आप सुनिए ध्यान से, पेमेंट टू कंप्लाई एक्ट का क्या मतलब है सुनिए। मान लीजिए कोई डॉर्मेंट कंपनी है और उस डॉर्मेंट कंपनी को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से कोई फॉर्म भरवाना है। मान लीजिए कोई फॉर्म है जो एक डॉर्मेंट कंपनी है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भरवाना चाह रही है और मैं PCSU में उस डॉर्मेंट कंपनी की बिहाफ पे आरओसी को फॉर्म फाइल करता हूं, तो जो आरओसी को फीस है वो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। जो कंपनी मुझे खर्चा दे रही है वो भी इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। आई रिपीट बेटा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कंपनी अपना ऑफिस मेंटेन कर रही है, कंपनी आरओसी को फीस दे रही है या आरओसी को फॉर्म फाइल करवा रही है PCS से, जो PCS को फीस दे रही है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को फीस दे रही है। कहता है सर वो वाली जो फीस है वो भी इनसिग्निफिकेंट मानी जाएगी, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होगी। और लास्ट में कहता है बेटा, मान लो आपकी कंपनी बनी, बनते ही आपने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, तो जब कंपनी आपकी फॉर्म हुई तो आपने सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी, जिनको हम सब्सक्राइबर्स टू MOE बोलते हैं, उनको कुछ तो शेयर्स अलॉट किए होंगे, उनसे कुछ तो पैसा लिया होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करी है टू सब्सक्राइबर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू सब्सक्राइबर्स, तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये 4 ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चारों की चारों ट्रांजेक्शंस क्या मानी जाएंगी बेटा, ये चारों की चारों ट्रांजेक्शन हमारी इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अगर इनके अलावा हमने कुछ किया तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और फिर आरओसी हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आ सकती है बच्चा, एक इनएक्टिव कंपनी की और एक आ सकती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। इनएक्टिव कंपनी कौन सी है, जो काम नहीं कर रही है, पिछले 2 सालों के अंदर अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, पिछले 2 सालों में आरओसी को एनुअल कंप्लायंसेस फाइल नहीं किए, AOC 4 एंड MGT 7, जिसकी वजह से गुस्से में आके आरओसी ने आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया। और सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन जो इन चारों के अलावा हो वो सिग्निफिकेंट है। अगर आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने इन चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन ना की हो। ये चारों ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, पहली बात ऑफिस को मेंटेन कर रहे हो, आरओसी की फीस दे रहे हो, किसी एक्ट को, किसी आउटसाइडर को कोई फीस दे रहे हो एक्ट को कंप्लाई करने के लिए, एंड लास्टली कह रहा है अगर आपने सब्सक्राइबर्स को कोई शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसका जो पैसा वैसा आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइबर्स को शेयर्स दिए तो सब्सक्राइबर्स ने पेमेंट भी करी होगी, तो सब्सक्राइबर्स के अकाउंट से पैसा कहां गया होगा, कंपनी के अकाउंट में गया होगा, राइट। मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी बनाई और हम दोनों ने अपनी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिलवा दिया, लेकिन दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने सिर्फ क्या किया है, पेड अप कैपिटल रिसीव किया है दोनों सब्सक्राइबर से, अमित वोरा से और समीक्षा वोरा से। तो कहता है इस केस के अंदर ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, राइट बच्चे। अब आप देखो एक छोटा सा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर रहा हूं बेटा, देखिएगा इधर देखिए बेटा, सामने स्क्रीन पे देखिए प्लीज, मैं इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर रहा हूं।
इतना तो आपको पता है कि अगर कंपनी ने अलॉटमेंट करी है सब्सक्राइबर्स को तो पैसा आया होगा, शेयर्स अलॉट किए होंगे। और इतना भी आप जानते हो कि जब भी शेयर्स अलॉट होते हैं तो आरओसी को एक रिटर्न जाती है पैस 3। तो जब पैस 3 हम आरओसी को फाइल करेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, क्या उस केस में आरओसी को ऑनलाइन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी फॉर्म फाइलिंग की? बिल्कुल करनी पड़ेगी। नया डायरेक्टर आया, पुराना गया, DIR 12 दे रहे आरओसी को, क्या उसकी फीस नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ट्रांजेक्शन इन चारों के अलावा सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। यही चार है जो इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हो तो यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपने इन चारों के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन ना की हो। कौन कौन सी है बेटा, मुझे जल्दी से बताइए। पहली चीज ऑफिस मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज आरओसी की फीस। तीसरी चीज आ गई आपकी जो आपको कंप्लाई करने का खर्चा। और चौथी चीज आ गई जो आपने सब्सक्राइबर से पैसा लिया अलॉटमेंट करके, कहता है वो एप्लीकेशन, वो अलॉटमेंट मनी या एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव किया है, शेयर्स का पेड अप कैपिटल जो आपने रिसीव किया है, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? यहां तक बात समझ आती है? देखिए इसके साथ आप एक नोट लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ आप एक नोट लिख सकते हैं नीचे। देखिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, समझिएगा बेटा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप डोरमेंट कंपनी बन जाओगे तो डोरमेंट कंपनी बनने के बाद कुछ कंपनी लॉ में काफी सारी चीजों से आपको छूट मिल जाएगी। बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं जो डोरमेंट कंपनी को मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिनिमल प्रोविजंस तो आपको कंप्लाई करने हैं। अगर आपने वो आरओसी की बातें नहीं मानी तो आरओसी आपको दोबारा से एक्टिव कंपनी कर देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ डोरमेंट कंपनी हैज, मेरी लैंग्वेज सुनिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, सुनिए लैंग्वेज समझिए, मेरी लैंग्वेज सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। इफ डोरमेंट कंपनी हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन, if dormant company has violated any of the provision of section 455, then ROC shall make such company an active company, या ROC shall remove its name from the register of dormant companies and will make it an active company। हाँ या ना? अगर आपकी कंपनी ने सेक्शन 455 जो है उसकी कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो फिर ROC डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर से आपका नाम काट देगा। राइट बच्चे, तो देखिए ये क्या कह रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, देखिए if dormant company has violated section 455 कॉमा, तो आरओसी में, अब देखिएगा बेटा ध्यान से, यहां पर ना दो ऑप्शंस है। आपने सेक्शन 455 को वायलेट किया तो आरओसी यहां पे दो चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है, देखिए, या तो आरओसी में कन्वर्ट द कंपनी इनटू एक्टिव कंपनी, आरओसी आपकी कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगा बेटा, या और रिमूव इट्स नेम, आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, आपकी कंपनी को डेड कंपनी कर देगा, नेम अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, इन दोनों चीजों का बड़ा अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखते हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी, कर तो नहीं सकते लेकिन कर दी, तो आरओसी क्या करेगा, आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। हाँ या ना? ये बात समझ आई? हमने आरओसी को अप्लाई किया था, हमने कहा था हम 3 साल के लिए डोरमेंट कंपनी बनना चाहते हैं। आरओसी ने हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे भी दिया, लेकिन हमने उन 3 सालों के अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी और आरओसी को पता चल गया, तो आरओसी हमारी कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। ये सब नो बच्चे, क्लियर है? पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हमने आरओसी को बोला था कि 5 सालों के लिए हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दे, और आरओसी ने हमें 5 इयर्स तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया। ठीक है, अब 5 साल खत्म हो गए, अब हमें एक्टिव में कन्वर्ट होना था। हमने कहा भाई हम अभी भी बिजनेस नहीं कर रहे, तो आरओसी कहेगा सॉरी, अब आप डोरमेंट कंपनी की तरह इससे ज्यादा रह नहीं सकते और आप बिजनेस भी नहीं करना चाह रहे, तो मैं आपको स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूं, आपको डेड कंपनी डिक्लेयर कर रहा हूं।
तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि डॉर्मेंट कंपनी बनने के बाद अगर आपने कोई भी प्रोविजन वायलेट किया तो दो बातें होंगी, या तो आपको आरओसी इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, या अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो आरओसी आपका नाम परमानेंटली स्ट्राइक ऑफ कर देगा। फिर ना ही आप एक्टिव कंपनी रहोगे ना डॉर्मेंट, फिर आप डिफंक्ट, जो सेक्शन 248 है बेटा, इसमें हम डेड कंपनी या डिफंक्ट कंपनी बोलते हैं, फिर आपकी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी कंपनी का नाम काट दिया जाएगा, डिसॉल्व हो गई आपकी कंपनी। क्लियर है बच्चे ये बात? जनरली हमको पता है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर पहले हमारी कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है, उसके बाद डिसॉल्व होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हम आरओसी के पास जाते हैं, आरओसी फॉर्म कर देता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन के लिए हम सीधा आरओसी के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी कंपनी को बंद करवाना है तो सीधा आरओसी नहीं करता, आरओसी कहता है एनसीएलटी से पूछ के आओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलेगा, उसके बाद ही आरओसी नाम काटेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन जल्दी होता है, डिसोल्यूशन टाइम लगता है, क्योंकि आरओसी नाम काटने से पहले एनसीएलटी की ऑर्डर की वेट करता है। लेकिन बेटा 248 सेक्शन एक ऐसी एक्सेप्शन है, मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, सेक्शन 248 एक ऐसी एक्सेप्शनल केस है जहां पर आरओसी को पार दी गई है कि आरओसी बिना एनसीएलटी के, बिना वाइंडिंग पे भी कंपनी को डिसॉल्व कर सकता है, आपका नाम काट देगा। डन। खैर इसको आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप चैप्टर में, या इसको आप पढ़ोगे रिमूवल ऑफ नेम्स के अंदर, ये दोनों आपके कोर्स में अलग अलग चैप्टर्स है बेटा। डॉर्मेंट कंपनी हम पढ़ रहे हैं, ये अलग चैप्टर है, वाइंडिंग अप अलग चैप्टर है, और रिमूवल ऑफ कंपनीज अलग चैप्टर है। एनी हाउ हमें समझ आ गया कि डॉर्मेंट कंपनी बनने के बाद अगर आपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो आरओसी या तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा या डेड कंपनी में डिक्लेयर कर देगा। ही कैन डू ईदर ऑफ दी थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ वायलेशन। डन बच्चे, क्लियर है यहां तक? चले आगे, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर मेन सेकंड चीज आती है बेटा, आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी तक अपना बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार दोबारा से इस चार्ट को रिवाइज करना चाहे तो मेरे साथ साथ देखिए बेटा, मैंने कहा हमारे टॉपिक का नाम है डॉर्मेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी, सेक्शन 455 है। सर पहले प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप कंपनी बनाते ही थोड़े टाइम के लिए बिजनेस नहीं करना चाहते तो आरओसी सीधा स्ट्राइक ऑफ कर देता था, नाम काट देता था। अभी क्या प्रोविजन आ गया, अगर आप कंपनी बनाने के बाद आप चाहते हो कि हमारी कंपनी बन गई है लेकिन हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अभी सिर्फ एसआईटी आईपीआर होल्ड करना चाहते हैं, कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, पिछले 2 सालों में आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना की हो, राइट। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्शन 455 है ये 26 मार्च को नोटिफाई हुआ था, और जो रूल्स है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स ये 31 मार्च को नोटिफाई हुए थे। और सर इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 1 अप्रैल 2014 से डॉर्मेंट कंपनी का जो टॉपिक है या डॉर्मेंट कंपनी का जो लॉ है ये इफेक्टिव हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सर 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिव कंपनी एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मैं बार बार बेटा ये चीजें रिपीट कर रहा हूं, शायद आपको याद हो जाए, इसलिए आपके दिमाग में बिठाने के लिए कि सर इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी जिसने कोई बिजनेस नहीं किया, या जो जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, या जिसने पिछले 2 सालों में आरओसी को एनुअल कंप्लायंसेस माने एमजीटी 7 एंड एओसी 4 फाइल नहीं किया। इस केस में भी आरओसी, थर्ड केस में आरओसी अपनी मर्जी से आपको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे सकता है, और पहले 2 केसेस में आप जा सकते हो, राइट। इसीलिए देखिए मैंने यहां पर आपको बताया, ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई कि एओसी 4 जाता है 30 डेज के अंदर अंदर एज पर सेक्शन 137, एंड एमजीटी 7 जाता है 60 डेज के अंदर अंदर एज पर सेक्शन 92। और यहां पे देखिए हमें समझ आ गया कि डॉर्मेंट कंपनी, आरओसी के पास कंपनी भी जा सकते हैं कि हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, या आरओसी खुद भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है, कब, जब आपने एनुअल कंप्लायंसेस 2 सालों तक नहीं किए। इसके बाद हमें समझ आ गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी है। अगर हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो हमें याद रखना है कि ये 4 इनसिग्निफिकेंट है, इनके चारों के अलावा कोई भी है वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, तो हमें इन चारों के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करनी। सर ये 4 कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज हम ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, दूसरी चीज आरओसी को फीस दे रहे हैं, तीसरी चीज एक्ट को कंप्लाई करने के लिए किसी और को फीस दे रहे हैं, जैसे मैंने पीसीएस का एग्जांपल दिया, एंड फोर्थ चीज इसके अंदर आ जाती है कि हम सब्सक्राइबर से पैसा ले रहे हैं अलॉटमेंट का, तो जो अलॉटमेंट मनी या एप्लीकेशन मनी या पेड अप कैपिटल हमने रिसीव किया है वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में कवर नहीं होगी। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी कंपनी 455 में डॉर्मेंट कंपनी बन गई, इनएक्टिव कंपनी बन गई, और बनने के बाद भी अगर आपकी कंपनी नहीं कंप्लाई करती है 455 को, वायलेट करती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपकी कंपनी ने 3 साल के लिए डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लिया और फिर आपकी कंपनी ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी बीच में, तो आरओसी आपकी कंपनी को क्या कर देगा, एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। या दूसरा एग्जाम्पल दिया, 5 साल तक आपने डॉर्मेंट कंपनी का
स्टेटस लिया बेटा, लेकिन 5 साल खत्म होने के बाद भी आप बिजनेस शुरू नहीं कर रहे तो आरओसी से और कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता, एक्टिव आप बनना नहीं चाह रहे तो आरओसी नाम काट देगा और आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, आपका नाम रिमूव कर देगा। राइट बच्चे, क्लियर है यहां तक सबको? चले आगे, डन। तो यहां पे हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डॉर्मेंट कंपनी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। जैसे जैसे एक चीज याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज होती रहेगी। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उससे पहले वाला और कम इंपॉर्टेंट है। मतलब विद द पैसेज ऑफ चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का नाम है, लिखेंगे कंडीशंस टू बी कंप्लाइड, कंडीशंस टू बी कंप्लाइड और कंडीशंस फॉर obtaining the status of dormant company, conditions for obtaining the status of dormant company। सर अगर आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हो तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम से भी बोल सकते हो बेटा, आप इसको कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी कंपनी को अगर डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? सर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या कहता है बेटा, सबसे पहली चीज कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपकी कंपनी जो है वो कवर्ड नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 206 to 229, सेक्शन 206 से 229 के बीच में आपकी कंपनी फॉल नहीं करनी चाहिए। बच्चे इसका क्या मतलब है ध्यान से समझिएगा। अगर आप कभी पढ़ेंगे सेक्शन 206 से 229 तो बेटा ये एक चैप्टर है कंपनी लॉ के अंदर जिसका नाम है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, जब भी आपकी कंपनी के अगेंस्ट आरओसी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को डाउट होता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन की जाती है। और अगर इंस्पेक्शन करने के बाद भी हमको लगता है कि नहीं यार आप बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हो और आपको इंस्पेक्शन में हमें कुछ और सबूत मिलते हैं आपके अगेंस्ट, तो फिर हम आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इसका मतलब इंस्पेक्शन इज द प्रायर स्टेज, इन्वेस्टिगेशन इज द सबसीक्वेंट स्टेज। याद रहेगी बेटा हमें यह बात। सेक्शन नंबर 206 से लेके 209 तक, 206 से 209 जो है बेटा वो इंस्पेक्शन का होता है एंड 210 से लेके 229 तक सारे सेक्शंस इन्वेस्टिगेशन के होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकती। तो जब आप आरओसी के पास जाओगे कि हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दो, तो आरओसी सबसे पहली चीज क्या देखेगा कि आपकी कंपनी पे कोई भी पेंडिंग इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा। सेकेंड चीज कहता है आपकी कंपनी को कभी भी कंपनी लॉ में कोई प्रोसिक्यूशन ना हुई हो, मतलब आपकी कंपनी पे कभी भी कोई केस ना चला हो। देखिए नो प्रोसिक्यूशन, आपको प्रोसिक्यूट ना कराओ, कभी कोई पेनल्टी वगैरह आप पे ना लगी हो, कभी आपकी कंपनी पे कोई फाइन वगैरह ना लगाओ। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट कंपनी। अब देखिए बेटा लैंग्वेज देखिए लॉ की, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट कंपनी अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। ये सिर्फ कंपनी एक्ट की बात नहीं कर रहा बेटा, अंडर एनी लॉ। राइट, तो कहने का मतलब कंपनीज एक्ट में सेक्शन 206 से लेके 229 तक कोई इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ना हो और किसी भी कानून में कंपनी को कभी भी लाइबल ठहराया ना गया हो। राइट बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सन फार्मा कंपनी है, उस पर फार्मास्यूटिकल लॉज अप्लाई होते हैं। मान लो कोई शेयर मार्केट की कंपनी है, उस पर सेबी एक्ट अप्लाई होता है। मान लो कोई टेलीकॉम की कंपनी है तो उस पर ट्राई के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर IRDA अप्लाई होता है। रियल एस्टेट वाली कंपनी है, उस पर रेरा भी अप्लाई होता है। बैंकिंग कंपनी है, उस पर RBI भी अप्लाई होता है। तो उसने कोई भी कंपनीज एक्ट या जो भी उसका सेक्टर स्पेसिफिक लॉ है उसने कोई लॉ कभी वायलेट ना किया हो, उसमें कोई प्रोसिक्यूशन ना चल रही हो। राइट बच्चे, आगे देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
थर्ड पॉइंट कहता है बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है हमारी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, नो डिफॉल्ट। किस चीज में डिफॉल्ट ना किया हो? इन रीपेमेंट और इंटरेस्ट, इन रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। बेटा आप पढ़ते हो डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स पढ़ाया जाता है सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 तक। सीए के बच्चों को डिपॉजिट चैप्टर इंटर में पढ़ाया जाता था, जबकि सीएस के बच्चों को तो पूरा कंपनी लॉ ही इंटर में एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है। सीएमए को इंटर फाइनल दोनों में पढ़ाया जाता है डिपॉजिट। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी ने डिपॉजिटर से जो पैसा लिया है एज पर सेक्शन 73 to 76, उसमें भी हमारी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। क्लियर है बच्चे ये बात? तो कहने का मतलब पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है? आप पे कोई पेंडिंग इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन ना हो। दूसरी चीज क्या हो गई? आपके अगेंस्ट कभी भी किसी भी लॉ में आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन ना हो। तीसरी चीज क्या हो गई? आपने डिपॉजिटर्स का पैसा रीपे करने में या आपने डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं उसमें कभी डिफॉल्ट ना किया हो। डन। आगे देखिए, एक चीज और देखिएगा बेटा, बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। कहता है आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी ने कोई अनसिक्योर्ड लोन ना लिया हो, क्योंकि आप अब अपनी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी, इनएक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ, वो तो मर गया बेचारा क्रेडिटर। तो सुनिए यहां पे क्या कह रहा है, या तो आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन होना ही नहीं चाहिए, या अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो फिर कहता है आपको कंसेंट ऑफ लेंडर लेनी पड़ेगी। जिसने आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया है उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी टू बी फाइल्ड टू आरओसी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप आरओसी के पास डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने जाएंगे मेरे बच्चे, तो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस जब आप लेने जाएंगे तो उसमें आरओसी आपसे पूछेगा कि क्या आप पे कोई अनसिक्योर्ड लोन है। नहीं है तो बात खत्म, और अगर है तो वो लेंडर जो है उसकी भी कंसेंट लेके आइए। राइट सर, उसकी कंसेंट लाएंगे, आरओसी को कैसे देंगे, किस फॉर्म में, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने फॉर्म्स का जिक्र भी नहीं किया, फॉर्म्स का भी हमने नाम भी नहीं लिया। लेकिन यहां तक हमें बात समझ आ गई कि सर अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो जो हमारा लेंडर है उससे हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी। डन बच्चे। तो पहला पॉइंट 206 से 229, दूसरा किसी भी लॉ में प्रोसिक्यूट ना हुआ, तीसरा डिपॉजिटर्स का पैसा ना खाया हो 73, 76, एंड देन कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो लेंडर की कंसेंट भी हमें लेनी पड़ेगी। जब तक उसकी कंसेंट नहीं आएगी तब तक हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? अब देखिए आगे, नेक्स्ट आती है फिफ्थ कंडीशन। बेटा टोटल देयर आर 8 कंडीशंस इन आवर कोर्स, मतलब इन दिस रूल। तो हमें ये सारी की सारी कंडीशंस पढ़नी है। देखिए कहता है कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। मतलब लिस्टेड कंपनी कभी भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद इन और आउटसाइड इंडिया, विद इन और आउटसाइड इंडिया। हमारी कंपनी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। सर क्या इंडिया के बाहर भी कंपनी लिस्ट होती है? बेटा आप सबने सुना हुआ है कि अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेती है तो वो 4 चीजें इश्यू कर सकती है, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी या एफसीईबी। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। इन चारों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके पैसा लिया जा सकता है और बाहर लिस्ट होती है। अगर कंपनी ने अमेरिका में एडीआर इश्यू किए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, यूरोप से लिया तो लंदन या लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है, जापान से लिया तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी अपने आप को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाह रही है बेटा, तो वो कंपनी इंडिया में या इंडिया के बाहर लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी या एफसीईबी इन चारों के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो बेटा एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी के नाम से। लेक्चर 1 है 2 आवर्स का, उसको देख के आप पूरा एडीआर, जीडीआर की नॉलेज ले सकते हैं। राइट, अब देखिए बेटा, तो 5वां पॉइंट आ गया, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। अब देखिए 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कहता है बच्चे नो डिफॉल्ट इन पेमेंट टू वर्कमैन। आपने वर्कमैन की सैलरी ना मारी हो, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट टू वर्कमैन, मतलब वर्कमैन के कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होने चाहिए, वर्कमैन की कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी
नहीं होनी चाहिए। डन बच्चे, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट टू वर्कमैन, राइट। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है आपकी ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब नो आउटस्टैंड, मतलब मान लो आपने गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आपने टैक्स का बकाया देना है, या गवर्नमेंट की आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लिया था, उसकी फीस पेंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब नो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, नो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टुवर्ड्स सीजी और एसजी, नो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टुवर्ड्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी और एसजी। क्लियर है बच्चे। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है आरओसी को, जिसमें आप ये कहते हो कि हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हमारा मैनेजमेंट या ओनरशिप को लेके कोई झगड़ा नहीं हो रहा। मतलब हम आरओसी हैज टू मेक इंश्योर, आरओसी सिर्फ ये जानना चाहता है बेटा कि आप अगर स्टेटस ले रहे हो डोरमेंट कंपनी का, तो वो आउट ऑफ डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि झगड़ा हो गया तो चल, जब तक झगड़ा सॉल्व नहीं होता तब तक हम डोरमेंट बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरओसी वांट्स टू इंश्योर, तो वो एक सर्टिफिकेट लेगा आपसे, आरओसी एक आपसे सर्टिफिकेट लेगा, सर्टिफिकेट कंफर्मिंग नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट रिगार्डिंग ओनरशिप, नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट रिगार्डिंग ओनरशिप, रिगार्डिंग ओनरशिप। क्लियर है बच्चे ये बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से देखिए इधर प्लीज ऑल ऑफ यू। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ सर देयर आर 8 कंडीशंस जो हम लोगों को फॉलो करनी है। बेटा वो 8 कंडीशंस कौन कौन सी है मेरे बच्चे। पहली कंडीशन क्या हो गई कि आपकी कंपनी पे कोई भी इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ना चल रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपकी कंपनी को किसी भी एक्ट में कोई भी पेनल्टी वगैरह ना लगाई हो, प्रोसिक्यूशन ना हुआ हो। तीसरी चीज, आपने डिपॉजिटर्स का पैसा ना खाया हो। चौथी चीज, आपका अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए, या अगर है तो जो क्रेडिटर है उसकी भी आपको कंफर्मेशन या कंसेंट लेनी पड़ेगी। आगे कहता है कंपनी जो है वो आपकी अनलिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी जो इंडिया में या इंडिया के बाहर लिस्टेड है वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। इसके बाद हमने पढ़ लिया आपने वर्कमैन का पैसा ना खाया हो, गवर्नमेंट को कोई पैसा पेंडिंग ना हो, और लास्टली कहता है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम डायरेक्टर्स में, हमारी मैनेजमेंट में ओनरशिप को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो रहा। राइट बच्चे। तो अगर हम इसको एक लाइन में, बेटा ध्यान से सुनिएगा, मेरी ना अपने टाइम में एक प्रॉब्लम थी, सुनिए मेरी अपने टाइम में क्या प्रॉब्लम थी सुनिए। मैं ना जब कोई भी काम पढ़ता था या नोट्स वगैरह बनाता था तो मेरे को पूरी किताबें, एक बार पूरी बुक पढ़ ली, अब दोबारा पूरी बुक नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैं ना शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स ये सब बनाता था। और ये सब बनाने के बाद आगे क्या करता था बेटा, आगे वो जो चार्ट्स बनाता था, फिर वो चार्ट्स भी इतने सारे होते थे, मैं 1 लाइनर आंसर बनाता था। ऐसे ही 1 लाइनर आपको भी बनाना है। देखिए अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखिए अगर अब मेरे से कोई पूछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे लिखूंगा, देखिए मैं फटाफट से लिखूंगा, अपने लिए लिख रहा हूं सर 206 से 209 प्लस प्रोसिक्यूशन प्लस डिपॉजिट्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन प्लस अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, नॉट लिस्टेड कह सकते हो, प्लस वर्कमैन की सैलरी की बात आ गई, प्लस गवर्नमेंट के ड्यूज आ गए, एंड प्लस नो डिस्प्यूट। तो ये अगर 8 चीजें बेटा आप कंप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तब आप आरओसी के पास जाके आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। क्लियर है बच्चे ये बात। तो यहां पर हमने 2 कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा कर लिया, इंट्रोडक्शन टू डोरमेंट कंपनी। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने से पहले, आरओसी के पास जाने से पहले आपको क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राइट, हो गया, याद हो गए बेटे ये 8 के 8 पॉइंट्स। इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ना चल रही हो, कोई भी प्रोसिक्यूशन ना हुआ हो, डिपॉजिटर्स का पैसा ना खाया हो, अनसिक्योर लोन नहीं हो तो उसकी कंसेंट लेटर लेनी पड़ेगी, कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए, लिस्टेड ना हो, कंपनी ने वर्कमैन की कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी ना देनी हो, कंपनी ने गवर्नमेंट सीजी एसजी की कोई लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कंपनी की कोई लाइबिलिटी ना हो, और लास्टली जो डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करने का कंपनी डिसीजन ले रही है वो कन्वर्जन जो है वो आउट ऑफ डिस्प्यूट अराइज नहीं होना चाहिए। राइट बच्चे, चले आगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब बेटा हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन की तरफ। एंड ट्रस्ट मी ये जो 3rd क्वेश्चन है
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। और ये बहुत बहुत बड़ा एक डायग्राम है जो मैं बनाऊंगा बेटा। ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा डायग्राम और चार्ट है बेटा। मैं जब ये पढ़ाना था आपको, तो ये चार्ट जब मैंने बनाया तो ये चार्ट बनाने में मुझे रात को 4.5 घंटे लग गए, क्योंकि एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे एक कंपनी खुद को डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट करेगी। पहले एक्टिव कंपनी है, एक्टिव से इनएक्टिव में जाएगी, फिर इनएक्टिव से दोबारा एक्टिव में जाएगी। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन इनटू डॉर्मेंट कंपनी एंड अगेन प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन इनटू एक्टिव कंपनी। ये दो प्रोसीजर्स को मैंने एक ही चार्ट के अंदर बेटा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इसको देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन into dormant or I can say inactive company and vice versa ठीक है बच्चे, हम कैसे अपनी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इनएक्टिव कंपनी से दोबारा हम अपनी कंपनी को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। राइट बच्चे, देखिए सबसे पहले सुनिएगा बेटा ऑल ऑफ यू, इधर देखिए मेरी बात को समझिए। लुक एट मी, लिखना नहीं है कुछ, सुनिए। एक चीज याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको इन रूल्स का नाम बताया था, कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। इसके अंदर जो भी फॉर्म है बेटा वो एमएससी के नाम से आएगा, एमएससी माने मिसलेनियस। याद रखिएगा बेटा इसमें 5 फॉर्म्स है जो हमें मेन पढ़ने हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स इन केस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। सुनिएगा बड़ा सिंपल है, फटाफट से देखिए, 1 सेकंड में याद होगा। अगर हमें आरओसी को बोलना है कि हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दो, तो कंपनी आरओसी को एमएससी 1 फॉर्म फाइल करेगी। कौन सा फॉर्म? एमएससी 1। तो एमएससी 1 किस चीज का हुआ? एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। एमएससी 1 में हम अप्लाई करेंगे और एमएससी 2 में आरओसी हमें सर्टिफिकेट दे देगा कि लो जी आप डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी बन गए। तो एमएससी 1 किसका हो गया? एप्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी। और एमएससी 2 किसका हो गया? रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। सिंपल है बच्चे, एमएससी 1 में एप्लीकेशन फाइल करो, एमएससी 2 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसमें डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी बन जाओगे। अब सुनिए, हम इनएक्टिव कंपनी बन गए। जैसे नॉर्मल कंपनी अपनी एनुअल कंप्लायंसेस देती है एओसी 4 और एमजीटी 7 में, पढ़ा हम लोगों ने, इसी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा। लेकिन अब सुनिए, डॉर्मेंट कंपनी को एओसी 4 या एमजीटी 7 देने की जरूरत नहीं होती, उसे एमएससी 3 देना होता है। तो एमएससी 1 किसका हो गया? आरओसी को अप्लाई करो और डॉर्मेंट कंपनी बन जाओ। एमएससी 2 किसका हो गया? कि आरओसी ने हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया। एमएससी 3 किसका हो गया? एनुअल कंप्लायंसेस बाय डॉर्मेंट कंपनी टू आरओसी। क्लियर है बच्चे? डन। एमएससी 1 में अप्लाई करेंगे, एमएससी 2 में डॉर्मेंट हो जाएंगे, एमएससी 3 में डॉर्मेंट कंपनी अपने एनुअल कंप्लायंसेस करेगी आरओसी के साथ। एमएससी 4 किस चीज का है? दोबारा आरओसी को अप्लाई करना कि एक्टिव बना दे। तो एमएससी 4 किसका हो गया? दोबारा हम आरओसी को अप्लाई कर रहे हैं कि हमें एक्टिव कंपनी बना दो। उसका कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? एमएससी 4। और फिर आरओसी क्या करेगा? हमें एक्टिव कंपनी बना देगा और हमें सर्टिफिकेट किस में दे देगा? एमएससी 5 में दे देगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चे? 5 फॉर्म, एमएससी 1, 2, 3, 4, 5। 1 किसका है? डॉर्मेंट कंपनी के लिए अप्लाई करो। 2 किसका है? डॉर्मेंट कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 किसका है? एनुअल कंप्लायंसेस का। 4 किसका है? डॉर्मेंट से एक्टिव के लिए अप्लाई करो। 5th किसका है? एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। राइट बच्चे? तो मेरे साथ इन 5 फॉर्म्स के बारे में लिखेंगे पहले। अभी हम प्रोसीजर नहीं, सिर्फ फॉर्म्स के नाम पढ़ रहे हैं बेटा, फटाफट से लिखेंगे। एमएससी 1, एमएससी 2, एमएससी 3, एमएससी 4 एंड एमएससी 5। एमएससी 1 किस चीज का हुआ बेटा? एप्लीकेशन बाय कंपनी टू आरओसी, एप्लीकेशन बाय कंपनी टू आरओसी फॉर स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, और आई कैन से फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। एमएससी 2 किस चीज का है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी बाय आरओसी, सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी बाय आरओसी। आरओसी ने बेटा हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया अंडर एमएससी 2। एमएससी 3 किस चीज का है? एनुअल कंप्लायंसेस बाय डॉर्मेंट कंपनी, एनुअल कंप्लायंसेस बाय डॉर्मेंट। एमएससी 4 किस चीज का हुआ बेटा?
application by company to ROC, application by company to ROC for status of active company, for status of active company. एंड MSc 5 किस चीज का हो गया बेटा? MSc 5 हो गया सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी बाय ROC, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी बाय ROC। ROC हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देता है MSc 5 में। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, हमें ये 5 फॉर्म्स याद हो गए। अभी हमने प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया, अभी हमें 5 फॉर्म्स याद हो गए। MSc 1 2 3 4 5। मेरे साथ साथ बोलिए, 1 किसका है? ROC को एप्लीकेशन देने का कि हमें डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दो। 2 किसका है? जब ROC हमें डॉर्मेंट में कन्वर्ट करेगा तो एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, जो MSc 2 में होगा। MSc 3 किसका है? जिसमें एनुअल कंप्लायंसेस, मतलब एक एनुअल रिटर्न का फॉर्म होगा जो हर कंपनी को फाइल नहीं करना होता, सिर्फ डॉर्मेंट कंपनी को फाइल करना होता है। डॉर्मेंट कंपनी एनुअल कंप्लायंसेस किसमें करती है? MSc 3 में करती है, राइट। कितने टाइम में करती है सर, वो अभी हम पढ़ेंगे। MSc 4 किसका हुआ? सर जब डॉर्मेंट कंपनी एक्टिव में कन्वर्ट होने को तैयार है तो ROC को अप्लाई करती है कि अब हमें एक्टिव में कन्वर्ट कर दो। और MSc 5 किस चीज का हुआ बच्चे? जब हम एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट एक्टिव कंपनी का मिल जाता है जो ROC से वो MSc 5 में होता है। तो 1 में अप्लाई किया, 2 में सर्टिफिकेट, 4 में अप्लाई किया, 5 में सर्टिफिकेट, और 3 हो गया एनुअल कंप्लायंसेस का। डन बच्चे, करें प्रोसीजर स्टार्ट। ये प्रोसीजर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। याद तो मैं करा ही दूंगा, देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया याद तो आपको हो गया। 455 है सर, ये आया था 26 मार्च को, सर 31 मार्च को रूल्स आए थे, 1 अप्रैल से अप्लाई हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से। सर ये वो कंपनी होती है जो अभी बिजनेस नहीं करना चाहती, फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स करती है। प्लस इसमें हमें समझ आ गया कि सर इसने पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना की हो। सर इनएक्टिव कंपनी की जो डेफिनेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हैं उसमें। पहली चीज, बिजनेस नहीं कर रही, पिछले 2 सालों में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, और पिछले 2 सालों में MGT 7 और AOC 4 फाइल नहीं किया। तो थर्ड केस में ROC आपको डिक्लेयर कर देगा डॉर्मेंट कंपनी, और पहले 2 केसेस में आप खुद अप्लाई कर सकते हो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने नहीं की होगी तो ही आप ROC के पास जा सकते हो। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कौन सी मानी जाएगी? कहता है 4 को छोड़ दो, ये चारों इनसिग्निफिकेंट है, इनके अलावा बाकी सारी सिग्निफिकेंट है। वो चारों इनसिग्निफिकेंट कौन कौन सी है बच्चे? सबसे पहले कहता है जी आपने ROC को जो फीस पे की है, आपने जो ऑफिस मेंटेन किया है, आपने कंप्लायंसेस के लिए जो फीस दिया है, और लास्ट में कहता है जो सब्सक्राइबर से आपने पैसा रिसीव किया है। हो गई बच्चे बात खत्म। इसके बाद हमने पढ़ा कि सर कौन कौन सी, जब आप डॉर्मेंट कंपनी बनते हो तो डॉर्मेंट कंपनी बनने के बाद आप सेक्शन 455 की कंडीशंस को वायलेट नहीं करोगे, और अगर आप वायलेट करते हो तो ROC या तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, या 5 साल हो चुके हैं और आप अभी भी एक्टिव नहीं हो रहे तो आपको रिमूव कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा एज पर सेक्शन 248। इसके बाद हमने पढ़ा सर कौन कौन सी कंडीशंस है जो कंप्लाई होना जरूरी है। सर देयर आर 8 कंडीशंस। पहली चीज, अगर आप डॉर्मेंट में बनना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 कंडीशंस का। पहली चीज, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो। दूसरी चीज, कंपनी को प्रोसिक्यूट ना किया हो किसी भी लॉ में। तीसरी चीज, कोई डिपॉजिटर्स का पैसा आउटस्टैंडिंग ना हो या आपने इंटरेस्ट में डिफॉल्ट ना किया हो। देन फोर्थ चीज, अनसिक्योर्ड लोन ना हो, अगर है तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी लेंडर की आपको। नेक्स्ट आ गया कि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और वर्कमैन का कोई पैसा ड्यू नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कोई लायबिलिटी आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और आप जो डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो ये आउट ऑफ डिस्प्यूट ना हो रहा हो, ये म्यूचुअल डिसीजन हो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट का। डन। इसके बाद हमने प्रोसीजर शुरू करना था बेटा कि जब हमने डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। जब हम प्रोसीजर शुरू करने लगे तो हमने उससे पहले 5 फॉर्म्स पढ़े, MSc 1 2 3 4 5। MSc 1 अप्लाई करो डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। MSc 2 में डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा। MSc 3 सर एनुअल कंप्लायंसेस बाय डॉर्मेंट कंपनी। MSc 4 एक्टिव के लिए अप्लाई करो। MSc 5 एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। राइट बच्चे, चले आगे। अब देखिए क्या कहता है। अब हम बेटा प्रोसीजर पे आ रहे हैं। प्रोसीजर को बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। अब अगर आप प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग, प्रोसीजर आप समझिएगा, लिखिएगा मत साथ साथ। अगर लिखेंगे साथ साथ तो आपको दिक्कत होगी। आप वीडियो को पॉज करके लेक्चर को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन पहले सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज मेरा बच्चा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपनी की। देखिए बेटा इधर, कोई भी कंपनी
बेटा सोच के देखो, ये चार्ट, ये डायग्राम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे 4-4.5 घंटे इसको बनाने में लग गए, राइट। सोच के देखिए बेटा, इतना आसान नहीं होता है डायग्राम्स बनाना। पहले आपको एक्ट पढ़ना पड़ता है, फिर रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर नोटिफिकेशंस पढ़नी पड़ती है, फिर सर्कुलर्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना पड़ता है, फिर आरओडी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज पढ़ना पड़ता है। फिर उन चारों को मिला के जब आप लॉ बनाते हो, जब मैं खुद अपने लॉन्ग नोट्स बनाता हूं, थियोरी लिखता हूं, फिर उस थियोरी को तैयार होने के बाद आपको चार्ट बनाना पड़ता है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। देखिए कहता है सबसे पहले, अगर कोई भी कंपनी आरओसी के पास जा रही है, देखिए कोई भी कंपनी आरओसी के पास जा रही है, किस लिए कि आप हमें डॉर्मेंट में कन्वर्ट कर दो, आप हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक समझ आई कि सर फॉर्म जाएगा एमएससी 1, तो मतलब सर एप्लीकेशन जाएगी इन एमएससी 1। ऑब्वियसली इसके साथ आप फीस भी पे करोगे, उसके लिए कंपनीज फी रूल्स दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फी रूल्स, वो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एमएससी 1 में एप्लीकेशन जाएगी प्लस फीस जाएगी। इसके अलावा और क्या जाएगा, सुनिए कहता है इसके अलावा बीआर की कॉपी जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, प्लस एसआर की कॉपी जाएगी, मतलब शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन आपने जनरल मीटिंग में पास किया होगा बेटा, उसकी भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। सुनिए, या तो जनरल मीटिंग आपने बुलाई होगी और शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, आप जानते हो एसआर का मतलब होता है 75% मेंबर्स का अप्रूवल, राइट। या एसआर पास किया हो, या अगर एसआर पास नहीं किया हुआ तो कंसेंट लियो, तो आपने कंसेंट लियो 3/4 मेंबर्स की इन वैल्यू, कंसेंट ऑफ 3/4 मेंबर्स इन वैल्यू। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बोला, यहां तक हमें एक चीज समझ आई कि सर अगर कंपनी ने आरओसी को अप्लाई करना है कि हमें इनएक्टिव कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दो, तो सर हमारी कंपनी क्या करेगी, एमएससी 1 साथ में फीस देगी, उसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, उसके अलावा शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की कॉपी। दो तरीके से जनरल मीटिंग करी है तो एसआर जो पास किया है जनरल मीटिंग में उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, और अगर जनरल मीटिंग नहीं करी है, एसआर पास नहीं किया, तो 3/4 मेंबर्स की कंसेंट इन वैल्यू की कॉपी देनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे। सर इसके अलावा और क्या देना पड़ेगा हमको, बेटा इसके अलावा हमें देना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नो डिस्प्यूट, वो सर्टिफिकेट जिसमें हम बता रहे हैं कि हमने कोई डिस्प्यूट नहीं है इन ओनरशिप, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नो डिस्प्यूट इन ओनरशिप, नो डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप इन मैनेजमेंट, नो डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप इन मैनेजमेंट। सर इसका सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा, और प्लस याद कीजिए जो हमने पढ़ा था कि हमें कंसेंट देनी पड़ेगी लेंडर की, कंसेंट फ्रॉम लेंडर। कब लेनी पड़ेगी, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो, अगर अनसिक्योर्ड लोन है, ये पढ़ा था बेटा हमने, अनसिक्योर्ड लोन इफ एनी। तो देखिए यहां तक हमें चीज समझ आई। यहां तक मैंने आपको क्या बताया कि सर हमारी जो कंपनी है, जब हमारी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहती है तो हमारी कंपनी आरओसी को क्या देगी, सर हमारी कंपनी आरओसी को सबसे पहले एमएससी 1 देगी, सर एमएससी 1 के साथ फीस देगी, सर बीआर की कॉपी देगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, सर एसआर की कॉपी अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास हुआ है, या कंसेंट ऑफ 3/4 मेंबर्स इन वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इन नंबर नहीं इन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे अकेले के पास 3/4 शेयर्स है, 75% शेयर्स इन वैल्यू है, तो मेरी अकेले की कंसेंट भी चलेगी। आगे कह रहा है कि आप सर्टिफिकेट दोगे कि मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं हुआ, और साथ में कह रहा है आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से भी, लेंडर से भी कंसेंट लोगे अगर कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपका है तो। डन बच्चे, क्लियर है। इसके बाद कहता है आरओसी क्या करेगा, इसके बाद आरओसी आपको एमएससी 2 में सर्टिफिकेट दे देगा। इसके बाद आरओसी एमएससी 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देगा और आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। तो आपको मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। क्लियर है बच्चे। और फिर कहता है इसके बाद जब आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया तो फिर कहता है आरओसी क्या करेगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आरओसी का एक रजिस्टर होगा, देखिए कहता है आरओसी क्या करेगा, आरओसी इसको अपलोड करेगा, आरओसी इसको अपलोड करेगा वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट ही रजिस्टर मानी जाएगी। सुनिए कहता है आरओसी इस बात को अपलोड करेगा वेबसाइट पे कि यस आपकी जो कंपनी है उसने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया है। और सर ये कौन सी वेबसाइट होगी, कहता है जी देखिए अभी तक तो अगर हम बात करें
तो गवर्नमेंट कहती है कि हम वेबसाइट बनाएंगे, गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है, तो अभी तक कौन सी है, www. वही MCA वाली बेटा, mca.gov.in, www.mca.gov.in, ठीक है जी। और कहता है या अदर नोटिफाइड साइट वेबसाइट बाय CG, अगर CG कल को कोई और वेबसाइट इसकी जगह देना चाहे तो वो भी दे सकती है। तो देखिए बेटा यहां तक अभी हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ नंबरिंग देना चाहूं तो देखिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, हमको समझ आया सर ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, सर ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 और सर ये हो गया स्टेप नंबर 3। देखिए बच्चे सही बोल रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें तो मैंने क्या बताया बेटा, आप डायग्राम में देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। सबसे पहली चीज सर, अगर हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हैं तो हम ROC के पास जाएंगे। सर जब हम ROC के पास जाएंगे तो हम MSc 1 में एप्लीकेशन देंगे, साथ में सर हम फीस देंगे और सर साथ में हम देंगे बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। अगर मीटिंग GM में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ तो 3/4 ऑफ मेंबर्स इन वैल्यू की कंसेंट लेंगे बेटा। इसके अलावा मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं है, उसका एक सर्टिफिकेट देंगे। अगर कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है हमारा तो लेंडर जो है उसका भी कंसेंट लेंगे। ये सारी चीजें हम ROC को फाइल करेंगे। ROC ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, ROC सेटिस्फाई होगा। जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कंडीशंस ROC, वो भी देखेगा कि हम उनमें फॉल तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो ROC हमें MSc 2 के अंदर सर्टिफिकेट दे देगा बेटा। और ये फैक्ट ROC MCA की वेबसाइट पे अपलोड कर देगा कि ये कंपनी अब डोरमेंट कंपनी बन गई है। राइट बच्चे, एनी डाउट इन दिस? अच्छा एक चीज सुनिएगा बेटा, जब हम डोरमेंट कंपनी बन जाते हैं तो डोरमेंट कंपनी बनने के बाद एक चीज याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन कंप्लायंसेस जो हमें करने पड़ते हैं। देयर आर सर्टेन कंप्लायंसेस जो हमें करने पड़ते हैं। सर सर्टेन कंप्लायंसेस जो हमें करने पड़ते हैं मतलब, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई नया डायरेक्टर आ रहा है तो उसका DIR 12 तो फाइल करोगे, हाँ या ना? मेरी एक बात सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर्टेन कंप्लायंसेस का। इसको हम पॉइंट नंबर 4 मान लेते हैं कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने बेटा कभी डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा हो तो आपने कभी सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 सुना होगा कि OPC में कम से कम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। तो कहते हैं चाहे कोई पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, अमित वोरा और वाइफ ने प्राइवेट कंपनी बनाई और उससे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, तो कहता है इवन देन जो मिनिमम डायरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे ये बात? यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिएगा बच्चे, अब इसके बाद कहता है, यहां तक हमने चार्ट बना लिया, याद हो गया ना बेटा सबको? सिंपल है, डन, फटाफट से। अच्छा एक बार और रिवाइज करा देता हूं। MSc 1 दो, फीस दो, BR की कॉपी दो, SR की कॉपी दो या SR की जगह कंसेंट ऑफ 3/4 मेंबर्स इन वैल्यू दो। इसके अलावा आप मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं है इसका सर्टिफिकेट दो। अगर कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, लेंडर है तो उसका आप कंसेंट लो। ये चीजें ROC को दो, ROC ऑन बीइंग सेटिस्फाइड MSc 2 दे देगा और MCA की जो MCA www.mca.gov.in पे अपलोड कर देगा। और इसके बाद भी कुछ मिनिमम कंप्लायंसेस है जो आपको करने पड़ेंगे। सर वो कंप्लायंसेस कौन से है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ेंगे। डन। अब देखिए फाइनली अब डोरमेंट कंपनी बन गए। अब सुनिएगा बेटा क्या कहता है। अब हम बात कर रहे हैं डोरमेंट कंपनी बनने के बाद क्या होगा। देखिए बेटा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। सर अब हमारी जो कंपनी है वो तो डोरमेंट है, डोरमेंट कंपनी बनने के बाद अब देखिए बेटा क्या होगा। कहते हैं सर हम ROC को फाइल करेंगे अपनी एनुअल रिटर्न। अब MSc 3 का रोल आ गया ना बेटा, याद कीजिए आप MSc 1 के अंदर फाइल कर चुके हैं एप्लीकेशन और MSc 2 में आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपको एनुअल कंप्लायंसेस करने हैं तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर आपको एनुअल रिटर्न देनी पड़ेगी ROC को इन MSc 3 प्लस आपको ऑडिटेड अकाउंट्स भी देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी है तो बाहर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर आके ऑडिट नहीं करेगा, वो भी ऑडिट करेगा। तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है प्लस जो एनुअल रिटर्न है, ये MSc 3 में आप ROC को दोगे बेटा। कितने टाइम में दोगे बच्चे इसको आप फाइल करोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Within 30 days from closure of financial year। क्लियर है बच्चे ये बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ सर
कि एक बार अगर हमारी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी बन जाती है तो डॉर्मेंट कंपनी बनने के बाद हमको हर साल 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो 31 मार्च से 30 डेज मतलब 30 अप्रैल तक हमें आरओसी को ऑडिटेड रिपोर्ट भी देनी है और उसके अलावा हमें आरओसी को MSC 3 भी फाइल करना है। सर ऑडिट का बहुत कम टाइम दिया हुआ है, सिर्फ 30 डेज में ऑडिटर रिपोर्ट, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि बच्चे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो वैसे भी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं है मेन, तो ऑडिट करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर है बच्चे ये बात? कोई डाउट इसके अंदर? अब देखिए इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी बच्चे कि जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स है, मतलब जैसे PAS 3 की बात मैंने की थी या DIR 12 की बात मैंने की थी, तो कहता है ये DIR 12 वगैरह जो है ये भी आपको आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे व्हेनेवर रिक्वायर्ड। राइट बच्चे? तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं PAS 3 हमने पढ़ा था अलॉटमेंट का था, जब सब्सक्राइबर्स को अलॉटमेंट करी थी, और DIR 12 डायरेक्टर्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, भाई मैं और मेरी वाइफ दोनों ने कंपनी बनाई, डॉर्मेंट कंपनी, दोनों के दोनों डायरेक्टर्स हैं, मेरी डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, तो अब मेरी वाइफ को दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए DIR 12 आरओसी को जाएगा जिसमें मेरा सेसेशन दिखाएंगे और न्यू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट दिखाएंगे। यस और नो? तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम हमने बनाया बेटा, इस डायग्राम की हेडिंग में डाल सकता हूं। देखिए मैंने कहा था सबका कॉमन डायग्राम होगा, लेकिन पहला डायग्राम जो मैंने अलग से बना दिया, इसकी हेडिंग में क्या डाल सकता हूं, इसकी हेडिंग डाल सकता हूं एक्टिव कंपनी टू इनएक्टिव कंपनी। ये प्रोसीजर है किसका? एक्टिव कंपनी टू इनएक्टिव कंपनी। राइट बच्चे? ये पहला प्रोसीजर हो गया फॉर एक्टिव कंपनी टू इनएक्टिव कंपनी। ये जो बीच वाला मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया, इसको मैं कह सकता हूं कंप्लायंसेस बाय या फॉर्म्स बाय डॉर्मेंट कंपनी, कि डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद भी आपको कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे। 2 फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ेंगे, एक तो आपको MSC 3 हर साल देना ही देना है विद इन 30 डेज, और इसके अलावा मैंने आपको कहा कि अगर अलॉटमेंट वगैरह हुई है तो PAS 3 जाएगा, अगर आपके डायरेक्टर्स में चेंज है तो आपको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे ये बात? चले आगे। अब मेन आती है थर्ड चीज, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। देखिएगा बेटा इधर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। सर अब हम फाइनली एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट हों? देखिएगा बेटा इधर ध्यान से। अब कहता है हम फाइनली क्या करेंगे, हम सबको पता है कि हम MSC 4 में अप्लाई करेंगे और आरओसी हमें MSC 5 में एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा, ये बात तो हमें पता है, लेकिन देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा यहां पर कहता है जो कंपनी है वो आरओसी को MSC 4 में एप्लीकेशन देगी, प्लस कहता है आपको MSC 3 देना पड़ेगा फॉर सच ईयर, फॉर सच पार्ट ऑफ द ईयर कह सकता हूं मैं, फॉर सच पार्ट ऑफ द ईयर, और प्लस कहता है आपको फी पे करनी पड़ेगी। देखिए अब बच्चा यहां पर कहता है कि सर MSC 4 में एप्लीकेशन है, ये तो समझ आ गया, सर फी पे करनी पड़ेगी, ये भी समझ आ गया, सर MSC 3 क्यों देना पड़ेगा फॉर सच पार्ट ऑफ द ईयर? बच्चे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी को जुलाई 2019 के अंदर डॉर्मेंट कंपनी से एक्टिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कब? जुलाई 2019 के अंदर। देखिए मैंने कौन सी टाइम बोला, जुलाई 2019, ठीक है। अब देखिए आप अगर जुलाई 2019 में करना चाह रहे हो तो आपने 30 अप्रैल 2019 तक MSC 3 दिया होगा, लेकिन वो MSC 3 किसका होगा? पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, 31 मार्च तक का। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का MSC 3 आपको दोबारा देना पड़ेगा। किसके साथ देना पड़ेगा? MSC 4 के साथ देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कराओगे तो जिस भी महीने में आप करा रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर तक का, उस महीने तक का फाइनेंशियल ईयर तक का, उस फाइनेंशियल ईयर का भी आपको
आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको देना पड़ेगा MSc 3। तो कहने का मतलब हमको क्लियर हो गया बच्चे। अगर मैं इसको लिख के समझाना चाहूं तो मैं वो भी समझा सकता हूं, बट आई होप हमें बात क्लियर होगी कि सर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर हम कभी भी अपनी कंपनी को डॉर्मेंट से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फॉर सच पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें MSc 3 ROC को MSc 4 के साथ फाइल करना पड़ेगा, राइट बच्चे। और फिर फाइनली क्या होगा, फिर फाइनली ROC, यहां पर ये हो गया स्टेप नंबर 1 इसका, राइट। फिर ROC हमें क्या करेगा, ROC हमको MSc 5 के अंदर सर्टिफिकेट दे देगा बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी, एंड देन ROC अपनी वेबसाइट जो थी www वाली, उस वेबसाइट के ऊपर चेंजेस कर लेगा, राइट बच्चे। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हो गए बेटा। पॉइंट नंबर 1 हमने ROC को अप्लाई किया, पॉइंट नंबर 2 ROC ने हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दिया, पॉइंट नंबर 3 ROC ने रिक्वेस्टेड चेंजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर कर लिए हैं। क्लियर है बच्चे, ये बात याद रहेगा। तो सिंपल, अगर हम इन सारी चीजों को समअप करना चाहें बच्चे तो हम कैसे समअप कर सकते हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज देखिए सर, सबसे पहली चीज कंपनी क्या करेगी, कंपनी अगर डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस, हम तीनों डायग्राम्स पढ़ रहे हैं बेटा एक साथ, अगर कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहती है तो ROC को MSc 1 में एप्लीकेशन देगी, साथ में फीस पे करेगी, साथ में BR की कॉपी देगी, साथ में SR की कॉपी देगी, और अगर SR नहीं पास किया तो कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ मेंबर्स इन वैल्यू का अप्रूवल देके देगी, और साथ में मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं है उसका सर्टिफिकेट देगी, और साथ में अगर कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था तो उस लेंडर उस क्रेडिटर की भी कंसेंट देगी। ROC सेटिस्फाइड होकर MSc 2 दे देगा बेटा, और उसके बाद क्या होगा, MSc 2 देने के बाद ROC वेबसाइट पे अपलोड कर देगा www.mca.gov.in पे कि ये कंपनी डॉर्मेंट है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी कंपनी को जो कंप्लायंसेस हैं, जो मिनिमम कंप्लायंसेस, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब मेंटेन करने पड़ेंगे। हमारी कंपनी ROC को MSc 3 और ऑडिटेड अकाउंट्स देगी हर साल, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर देगी बेटा। और इसके बाद हमें पता चला कि अगर हमने बीच में कोई अलॉटमेंट वगैरह करी है सब्सक्राइबर्स को, जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में जब कंपनी फॉर्म होती है, डायरेक्टर्स वगैरह में जो भी चेंजेस आए हैं उसके DIR 12 हम ROC को फाइल करेंगे। डन। इसके बाद हमने कहा सब अब हम डॉर्मेंट कंपनी बन चुके हैं, हमने उसके एनुअल कंप्लायंसेस भी कर दिए। अब वक्त आ गया है कि हमारी कंपनी को डॉर्मेंट से एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाए। सर वो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सर सबसे पहली चीज हम ROC को MSc 4 देंगे, MSc 4 में एप्लीकेशन जाएगी, साथ में फी जाएगी, साथ में उस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक जब हम चेंज कर रहे हैं उस पार्ट के लिए MSc 3 दोबारा से मतलब जाएगा। पहले जो आपने MSc 3 30 अप्रैल तक दिया था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, अब आपको पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी MSc 3 देना पड़ेगा। ROC सेटिस्फाई होकर आपको MSc 5 में सर्टिफिकेट दे देगा और अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर देगा, और फाइनली आप एक्टिव कंपनी माने जाओगे। क्लियर है बच्चे ये बात, यहां तक कहानी समझ आई। अब देखिए बेटा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं रिलेटेड टू डॉर्मेंट कंपनी जो आपको याद रखनी है। देखिए बेटा, आप इसको ऐसे कह सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से। आप यहां पर हेडिंग डाल सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से बेटा आप यहां पे डाल सकते हो। देखिए बेटा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं डॉर्मेंट कंपनी से रिलेटेड। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज देखिए, आप एक चीज बताइए सबसे पहले, अगर कोई भी कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेती है, मान लो हमारी कंपनी ने ROC से डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लिया 3 सालों के लिए, ठीक है, और मान लो विद इन दोस 3 इयर्स हमने कोई गलती से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी। अगर हमने कर दी तो हमें ROC को बताना पड़ेगा कि भैया हमसे गलती हो गई है, हमने इस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी है सिग्निफिकेंट वाली, आप प्लीज हमें डॉर्मेंट से एक्टिव में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब ये कि अगर आपकी कंपनी ने कंडीशन वायलेट करी तो विद इन 7 डेज आपको ROC को बताना पड़ेगा। ये पहली चीज याद रखिएगा बेटा। तो फर्स्ट चीज क्या है, इफ डॉर्मेंट कंपनी has violated the ground of MSc 1, or I can say the provisions of section 455, then such dormant company shall है बेटा, करना पड़ेगा फाइल, shall file MSc 4 to ROC।
MSE 4 to ROC within 7 days to convert its status to active company. ये बात समझ आ गई बच्चे? हमें पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर कभी भी कोई भी डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 वाली कंडीशन तोड़ देती है तो वो चुपचाप अच्छा बच्चा बन के 7 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को MSE 4 फाइल करे और बोले जी कि हमने आपसे 3 साल के लिए स्टेटस लिया था, लेकिन अभी देखो इतने टाइम के बाद ही 1.5 साल बाद ही हमने गलती से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी, तो प्लीज आप हमें एक्टिव में कन्वर्ट कर दो। डन। सेकेंड चीज देखिए क्या कहता है। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमसे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गई और हमने आरओसी को तब भी नहीं बताया, मतलब हम अच्छे बच्चे नहीं है और हमने आरओसी के पास जाके पॉइंट नंबर 1 को कंप्लाई नहीं किया, हमने नहीं बताया कि हमसे गलती हो गई है, हमें एक्टिव में कन्वर्ट कर दो, नहीं बताया। लेकिन कहता है जी मान लो आरओसी को खुद डाउट हुआ, आरओसी के पास कोई क्रेडिटर की कंप्लेंट आ गई, किसी मेंबर की कंप्लेंट आ गई, किसी डायरेक्टर की कंप्लेंट आ गई, तो आरओसी ने क्या करा, आप पे इंस्पेक्शन करी या इन्वेस्टिगेशन करी, वही 206 से 229 में, और तब पता चल गया कि हाँ जी आपसे ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुई थी लेकिन आपने बताया नहीं था, तब भी आरओसी क्या करेगा, फोर्सफुली आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। यस और नो बच्चे? तो कहने का मतलब क्या हुआ, इफ इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 206, अगर सेक्शन 206 में इंस्पेक्शन हुई प्लस डिस्कवर हो गया, क्या डिस्कवर हो गया कि आप एक्चुअली वर्किंग हो या आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है, आप एक्चुअली वर्किंग हो या आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है, तो इन दोनों ही केसेस में बेटा क्या हो जाएगा, आरओसी विल ट्रीट योर कंपनी एज एक्टिव कंपनी। आरओसी आपकी कंपनी को एक्टिव कंपनी की तरह ट्रीट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे गलती हो गई है तो अच्छा बच्चा बन के अच्छी कंपनी बन के अपनी गलती मान लो, और अगर नहीं मानते और पकड़ी गई तब भी आरओसी आपको एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बच्चे ये बात? एंड यहां पर थर्ड चीज आ जाती है पॉइंट टू रिमेंबर में, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कहा था कोई भी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस 5 साल से ज्यादा के लिए एंजॉय नहीं कर सकती। अगर 5 सालों के बाद भी आप डॉर्मेंट ही हो और आप चाहते हो कि आप अभी कमेंस ना करो अपना बिजनेस, तो आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, डिफंक्ट कर देगा, डेड कंपनी डिक्लेयर कर देगा एज पर सेक्शन 248। तो यही तीसरी चीज है बेटा, नो कंपनी टू रिमेन डॉर्मेंट, no company to remain dormant for more than 5 years if still not converted into active company। 5 साल हो चुके हैं बेटा आपको और आप एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुए, कॉमा देन आरओसी शेल strike off the name of such company, ROC shall strike off the name of such company। आरओसी आपको एक्टिव नहीं, आरओसी आपको डेड कंपनी मान देगा, मतलब आरओसी आपका नाम रिमूव कर देगा एज पर सेक्शन 248 सबसेक्शन 1। याद रखिएगा बेटा, जिनको नहीं पता उन्हें फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, सेक्शन 248 से लेके 252 तक याद रखिएगा, ये डील करता है स्ट्राइक ऑफ से, स्ट्राइक ऑफ, या इसको हम रिमूवल ऑफ नेम्स भी बोलते हैं। तो सर 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में फालतू का ज्ञान बोलता हूं। मैंने आपको 3 चीजें बता दी बेटा। क्या? पहली चीज, अगर आपने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लिया है और आपने गलती से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दिया है तो अच्छे बच्चे बन के आरओसी के पास जाओ, 7 डेज में MSE 4 फाइल करके एक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लो। लेकिन अगर आपने नहीं लिया और आरओसी ने कल को छानबीन की और पता चल गया, आरओसी खुद अपनी मर्जी से आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। एंड थर्ड चीज, 5 साल तक अगर आप डॉर्मेंट कंपनी हो, अभी भी आप काम नहीं करना चाह रहे, तो आरओसी आपको रिमूव कर देगा, आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, एक्टिव में कन्वर्ट नहीं करेगा, आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा। क्लियर है बच्चे ये बात?
समझ आ गई कहानी। यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारा ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन सुनिए, एज पर गवर्नमेंट, एज पर बियर एक्ट, एज पर रूल्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जो हमें पढ़ने हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं बेटा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मेजरली हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं। सुनिए सर, वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इधर देखिएगा बेटा। अगर हम बात करते हैं तो हमने मेजरली 3 क्वेश्चंस पढ़े, वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले हमने जो 3 क्वेश्चंस पढ़े, उसमें पढ़ा हमने इंट्रो टू डोरमेंट। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा सर इंट्रो टू डोरमेंट कंपनी। सर दूसरा हमने पढ़ा कंडीशंस टू बी कंप्लाइड बाय डोरमेंट कंपनी। और तीसरा सर हमने पढ़ा प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने मेन 2 प्रोसीजर्स पढ़े कि हम कैसे अपनी कंपनी को इनएक्टिव से पहले हम कैसे अपनी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट में, माने इनएक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, और फिर उसके बाद हमने बात की कि फाइनली हम MSc 4 फाइल करके अपनी कंपनी को दोबारा एक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन ये 3 क्वेश्चंस पढ़े। अब 2 क्वेश्चन हो रहा है बेटा कंसेप्चुअल, जो हम पढ़ेंगे, और फिर हमारा डोरमेंट कंपनी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डन। वो 2 क्वेश्चन कौन से देखते हैं बेटा, आइए। इसके बाद आपको कहीं से कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है बेटा, ना आपका मॉड्यूल, मैं बार बार कह रहा हूं, ना मेरी बुक, ना स्कैनर, नथिंग। जो आपने कॉपी में लिख लिया ये मोर देन सफिशिएंट है। ट्रस्ट में, इतना आपको आपके मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा, CA, CS और CWA के। देखिए यहां पे क्या कहता है, यहां पर कहता है 4th क्वेश्चन जो हमारा आता है बेटा, ये कहता है एग्जम्पशंस टू डोरमेंट कंपनी। एग्जम्पशंस टू डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती है। What are the exemptions available to dormant company? सर अगर हमने इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लिया तो उसके बाद हमें क्या क्या छूट मिलेगी। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज कहता है, अगर आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो तो आपको जो प्रोविजन है कि साल में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती हैं हर कंपनी को, वो प्रोविजन आप पे अप्लाई नहीं होगा। डोरमेंट कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करने वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या उन्हें मीटिंग करनी नहीं करनी तो है, लेकिन साल में 4 नहीं, साल में 4 की जगह 2 करनी है। सर वो 2 कब करनी है, कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे कंप्लायंसेस। तो कहने का मतलब, अगर हमसे कोई पूछे कि सर डोरमेंट कंपनी को एग्जम्पशन क्या है, सिंपल एग्जम्पशन है कि सर नॉर्मल कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है, इनको 4 की जगह 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो पहली छूट क्या मिली है, इंस्टेड ऑफ कन्वीनिंग 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, इनको कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है। हो गई बात खत्म। दूसरी चीज सुनिए, सर हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है, राइट, जिसके अंदर बैलेंस शीट, P&L, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट की, या आपने कभी सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS बनाना पड़ता है। लेकिन सुनिए, जो डोरमेंट कंपनी होती है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करते हुए CFS की जरूरत नहीं होती। मतलब इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। लॉजिकली सोचिए बेटा, आप एक चीज सोचिए, जब ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रही, तो इसके पास कोई पैसा आ ही नहीं रहा, तो काय की CFS, खुद सोच के देखिए। तो कहने का मतलब, पहली चीज, पहला बेनिफिट क्या है, 4 बोर्ड मीटिंग्स नॉर्मल कंपनी को करनी पड़ती है, डोरमेंट को 2 करनी पड़ेंगी, 4 की जगह 2 की छूट मिल गई। सेकंड चीज क्या आ गई कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने एनुअल अकाउंट्स बनाएगी तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी उसमें कुछ आएगा ही नहीं, जब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर उसमें कोई कैश फ्लो कहां से करेगा, राइट। आगे देखिए, थर्ड कहता है कि ऐसी कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ऑडिटर्स के रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमें ऑडिट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो हमारी कंपनी ने एक ऑडिट फर्म को ऑडिटर बना लिया, जिसके अंदर 10 पार्टनर्स हैं, राइट। तो अब ऐसा होता है कि जो 10 पार्टनर्स हैं वो ऑडिट करने आते हैं। आपको पता है ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है आजकल, पता है हम सबको ये बात, नए कंपनीज एक्ट में ऑडिटर का टेन्योर जो है वो बोर्ड मीटिंग से फर्स्ट AGM तक चलता है, फर्स्ट AGM से 6 से 11th, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे ऑडिट चैप्टर के अंदर। जो ऑडिट चैप्टर है बच्चे, वो आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर 139 से लेके इट गोज टिल सेक्शन नंबर 148। क्लियर है, 139 से 148 जो वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स और उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं बेटा। जिसके अंदर सुनिए, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने ऑडिट फर्म को एक ऑडिटर अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, वो आके हमारे अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे। अब सुनिए, हमारे अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे कि कुछ हमने गलत या फ्रॉड तो नहीं लिखा। अब उसमें क्या होता है, उस फर्म में 10 पार्टनर है,
लेकिन हर साल ए और बी ही आते हैं ऑडिट करने के लिए। तो कहता है ऐसा नहीं होगा, इस साल अगर ए और बी आ रहे हैं, अगले साल सी और डी आएंगे, अगले साल ई और एफ आएंगे। मतलब अगर एक ऑडिट फर्म है उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मोर देन 2, 3, 4 पार्टनर्स है, अच्छे लेवल ऑफ पार्टनर्स है, मतलब बिग नंबर ऑफ पार्टनर्स है, EY जैसे हो गया, अर्नेस्ट एंड यंग हो गया, अगर ये हमारे ऑडिटर है, PwC वगैरह हो गया, तो ये ऑडिटर्स हमेशा हर साल सेम ऑडिटर नहीं आएंगे, बार बार उन्हें रोटेट करना पड़ेगा। क्यों किया जाता है ये? ताकि अगर बार बार सेम ऑडिटर आएगा, चाहे फर्म है, फर्म में बार बार शर्मा जी ही आएंगे ऑडिट करने के लिए, तो हो सकता है हमारी कंपनी से उनका रिलेशन बन जाए और वो हमारे लिए कुछ गलत कर दे। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्यों किया जा रहा है? ताकि ऑडिटर कंपनी के साथ मिलकर कोई फ्रॉड ना करे। यार यहां तो कंपनी काम ही नहीं कर रही, काय का फ्रॉड? तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ ना तो कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रही है, ना कंपनी के कोई खास बिजनेस चल रहे हैं, कंपनी बिल्कुल स्लीपिंग कंपनी है। तो यहाँ पे कहता है अगर ऑडिटर रोटेट नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज क्या होगी, 4 की जगह 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। दूसरी चीज क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए CFS ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज क्या गई, ऑडिटर्स को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। जो एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है कंपनीज एक्ट में, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, वो हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट बच्चे। नेक्स्ट कहता है लो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट। लो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट, सर क्या कहना चाह रहे हो? यार एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप ऐसे मान लो बेटा एक एक्टिव कंपनी है, तो वो ROC को 2 फॉर्म देती है। सर कौन कौन से फॉर्म? एक जाता है MGT 7 और एक जाता है AOC 4। ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग जाते हैं, दोनों की अलग अलग फीस होती है बेटा। यस, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 2 फॉर्म जाते हैं, एक्टिव कंपनी को 2 फीस देनी पड़ती है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही फॉर्म जाता है MSC 3। तो इसकी जो एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी कम हो गई। बहुत इररिलेवेंट सा पॉइंट है, लेकिन ठीक है, मॉड्यूल्स में दे रखा है और लॉजिकली ठीक भी है कि नॉर्मल एक्टिव कंपनी को 2 एनुअल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, इसको सिर्फ एक MSC 3 देना पड़ता है। तो इसको 2 फॉर्म्स की जगह एक ही फॉर्म की फी पे करनी होती है, जो काफी कम पड़ती है। राइट बच्चे। और लास्ट में कह रहा है सर कि एग्जम्पशन, जो डॉर्मेंट कंपनी की एग्जम्पशन है, अब ये एग्जम्पशन में आना नहीं चाहिए पॉइंट, लेकिन कह रहा है कि आप 5 इयर्स तक, कोई भी कंपनी 5 इयर्स तक एंजॉय कर सकती है स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। ये तो रेस्ट्रिक्शन हो गई, ये एग्जम्पशन कहां से आई? लेकिन स्टिल मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि यस 5 सालों तक आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर सकते हो। मतलब आप ये सारी एग्जम्पशंस, आप ये सारे बेनिफिट्स मैक्सिमम 5 इयर्स तक अवेल कर सकते हो। इसके बाद आपको डॉर्मेंट कंपनी से एक्टिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा। राइट बच्चे। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चे, डॉर्मेंट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट है? 4 की जगह 2 बोर्ड मीटिंग्स करो, CFS मेंटेन मत करो, लो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, ऑडिटर को रोटेट नहीं करना, और 5 सालों तक आप डॉर्मेंट कंपनी के मजे ले सकते हो। डन बच्चे। और फिर हमारा यहां पर लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा आज का, इसको हम बोलते हैं कंप्लायंसेस बाय डॉर्मेंट कंपनी। एक डॉर्मेंट कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं? देखिएगा बेटा इधर, अभी हमें ये तो पता चल गया कि डॉर्मेंट कंपनी को छूट मिलती है, लेकिन अब डॉर्मेंट कंपनी को कंप्लायंसेस कौन कौन से करने पड़ते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कह रहा है कि सर डॉर्मेंट कंपनी को जो मिनिमम डायरेक्टर्स वाला प्रोविजन है वो कंप्लाई करना पड़ता है। जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। आपको बेटा इतना पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स है, वो डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है वो सेक्शन नंबर 149 से लेके 205 तक चलता है। डायरेक्टर्स अगर हम बात करें तो CA, CMA तीनों के अंदर ही 25 to 30 मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होती है बेटा आपकी इसके अंदर। याद रखिएगा, बिना डायरेक्टर्स के अगर कोई बच्चा डायरेक्टर्स चैप्टर छोड़ के जा रहा है तो वो कंपनी लॉ में कतई नेवर पास ही नहीं हो सकता। तो यू हैव टू गिव ड्यू वेटेज टू दिस डायरेक्टर चैप्टर। बेटा डायरेक्टर चैप्टर पढ़ाने में मैं खुद 55 to 60 आवर्स के लेक्चर्स लेता हूं, जो कभी कभी 65-70 तक भी चले जाते हैं। अगर हम कभी टाइम और डिटेल के अंदर उसके अंदर घुसना चाहें तो यस, डायरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन हाँ, हमें ये समझ आ गया कि सर हर कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे। OPC के लिए एटलीस्ट 1 है, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 है, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स है। राइट बच्चे, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि सर आपको MSC 3 में रिटर्न फाइल करनी है टू ROC। ये तो हमें पता ही है कि आपको MGT 7 और AOC 4 से छुटकारा मिल गया, लेकिन आपको हर साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर MSC 3 फाइल करना पड़ेगा। तो पहला कंप्लायंस मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, दूसरा कंप्लायंस MSC 3 फाइल करना पड़ेगा। सर तीसरा कंप्लायंस, बच्चे एक चीज देखिएगा,
ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं पॉइंट्स कंप्लायंसेस, ये पूरे चैप्टर की समरी में से ही आ रहे हैं। आप देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी आरओसी को, रिटर्न्स टू आरओसी। ऐसी रिटर्न्स को बेटा हम कैजुअल रिटर्न्स बोलते हैं, जो डिपेंड करती है इवेंट टू इवेंट। मतलब अगर आपने सब्सक्राइबर से पैसा लिया और शेयर्स अलॉट करे तो पैस 3 फाइल करना है, अगर आपने नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किया पुराने गए हैं तो DIR 12 फाइल करना है। तो कहने का मतलब जो भी पीरियोडिक, जो भी कैजुअल रिटर्न्स है, याद रखिएगा बेटा 2 तरीके की रिटर्न्स होती है कंपनी लॉ में, एक पीरियोडिक एक कैजुअल। पीरियोडिक होती है जो हर साल जानी ही जानी है, जैसे MSc 3 इज अ पीरियोडिक रिटर्न, MSc 3 इज अ पीरियोडिक रिटर्न, हर साल खत्म होती है फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज में आरओसी को जाएगी। लेकिन DIR 12 क्या कोई टाइम है इसका कि हर साल हर 6 महीने के बाद जानी है? नहीं, जब भी डायरेक्टर में कोई चेंजेस होंगे, कोई भी नया डायरेक्टर आएगा पुराना जाएगा, तो DIR 12 हमें आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात सबको? अब यहां पर आ जाता है लास्ट पॉइंट जो कहता है 2 बोर्ड मीटिंग्स वाला, इसको भी देख लीजिए बेटा ध्यान से। ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है कंपनी को एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है 4 की जगह। ये जो 2 बोर्ड मीटिंग्स वाली बात है बेटा, ये कहां लिखी है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 में लिखी है। जब आप डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तो डायरेक्टर्स में सेक्शन 173 बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स बताया जाता है, और इसके अलावा उसके अंदर बताया जाता है कि जो नोटिस होगा मीटिंग का वो कैसे जाएगा, कितने दिन पहले जाएगा, कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है, सारी की सारी बातें 173 के अंदर होती है बेटा। तो कहने का मतलब 173 सबसेक्शन 5 ये बात बोलता है कि एक डॉर्मेंट कंपनी को, एक नॉर्मल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी है, लेकिन डॉर्मेंट कंपनी को 4 की जगह 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है। और सुनिएगा बेटा ध्यान से, इन 2 बोर्ड मीटिंग्स को लेके भी कुछ रूल है। क्या कहता है सुनिए, 2 बोर्ड मीटिंग्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 30 मार्च 31 मार्च को 2 बोर्ड मीटिंग कर ली, ऐसा नहीं है। कहता है वन बोर्ड मीटिंग इन ईच ऑफ द हाफ ईयर, इन ईच ऑफ द हाफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब 30-31 मार्च को नहीं कर सकते आप, आपको 6 महीने के लिए अलग बोर्ड मीटिंग करनी है, नेक्स्ट 6 महीने के लिए अलग करनी है। लेकिन हम इंडियन लोग तो इसमें भी जुगाड़ू हैं। सुनिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1st ऑफ, अब ये थोड़ा डायरेक्टर का टॉपिक आ गया, सुनिए। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हाफ ईयर हुआ बच्चे, 6 महीने हो गए, प्लस 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक भी हाफ ईयर हो गया। अब कई लोग ऐसे भी करते होंगे कि ठीक है जी, एक बोर्ड मीटिंग हम कर लेते हैं 30 सितंबर को, एक कर लेते हैं 1 अक्टूबर को, तो ये भी लॉ कंप्लाई हो गया। लोग कहते होंगे कि साल में 2 करनी है, हाफ ईयर में एक, तो 30 सितंबर वाली पुराने हाफ ईयर की होगी, 1 अक्टूबर वाले नए हाफ ईयर की। कहता नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ में बोला गया है कि आपको कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है, और ये जो 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है ये अलग अलग हाफ ईयर में करनी है, प्लस इनमें मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए, इनमें मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। इसका मतलब अगर डॉर्मेंट कंपनी साल में 2 बोर्ड मीटिंग्स कर रही है तो उन 2 बोर्ड मीटिंग्स में कम से कम 90 दिनों का गैप होना चाहिए। बाकी इसके और प्रोविजंस है जो आप डायरेक्टर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। मैंने सिर्फ अभी आपको 4 चीजें बताई, 4 बेनिफिट्स बताए, 4 कंप्लायंसेस बताए। पहला कंप्लायंस कौन सा है बेटा, कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो मेंटेन करने ही करने पड़ेंगे। MSc 3 में आरओसी को रिटर्न जाएगी। आपको जो PAS 3 DIR 12 है वो भी आरओसी को फाइल करना है, जो भी कैजुअल रिटर्न है वो भी आरओसी को फाइल करनी है। और लास्ट में कह रहा है कि 4 बोर्ड मीटिंग्स नहीं करनी, छूट है, लेकिन 4 की जगह 2 तो करनी है, और वो 2 एक हाफ ईयर में करनी है, और उन 2 बोर्ड मीटिंग्स में कम से कम मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। क्लियर है बच्चे ये बात? तो यहां पर हमने पूरा डॉर्मेंट कंपनी कंप्लीट कर लिया बच्चे, जिसके अंदर मेन 5 क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन टू डॉर्मेंट कंपनी, सेकंड आ गया कंडीशंस टू बी कंप्लाइड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, थर्ड आ गया प्रोसीजर किसका, नॉर्मल एक्टिव कंपनी से डॉर्मेंट कंपनी का, और डॉर्मेंट कंपनी से दोबारा एक्टिव कंपनी का। राइट बच्चे? उसके बाद हमने पढ़ लिया क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती है डॉर्मेंट कंपनी को, और लास्ट में हमने पढ़ लिया कि सर डॉर्मेंट कंपनी बनने के बाद जब हम डॉर्मेंट कंपनी बन जाते हैं तो हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। आई होप बच्चे आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर ये लेक्चर जब मैं YouTube पे डालूंगा, मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से टफ टॉपिक्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं। प्लीज, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, बट येस डू लेट मी नो कि कौन कौन से लेक्चर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको टफ लगते हैं, और उसके ऊपर मैं नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपकी हेल्प कर सकता हूं। थैंक यू बच्चे, शुक्रिया।